Shakespeare Nama, all about the bard. जो प्ले पढ़ रहे थे उस प्ले का नाम है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और इस प्ले के हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो रॉबिन गुडफेलो हमने देखा और ये जो है ये इनका एक दूसरा नाम भी है पक। और इनके लिए जो है बहुत सी चीजें अगर हम कह दें कि इस प्ले की जब हम बात करते हैं तो दो कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, एक ये और अभी एक दूसरे कैरेक्टर आपको नीचे दिख रहे होंगे निक बॉटम। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये दो कैरेक्टर ना हो तो फिर ये प्ले जो है आप ये कह लीजिए कि प्ले इन्हीं का है पूरी तरह से, हालांकि ये लवर्स नहीं है। और जो हीरो हीरोइन की बात करते हैं वो तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कि इनके बिना हम प्ले के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसीलिए जिस किसी ने भी लीड चार्ट्स को बनाया है बड़ा अच्छा ध्यान दिया है कि इन दोनों कैरेक्टर को सबसे पहले रखा है। अब यहाँ पे ध्यान दें तो इनके लिए एक और वर्ड बोला जाता है स्पिरिट ऑफ मिसचीफ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बहुत ही फेमस इनके लिए लाइन है स्पिरिट ऑफ मिसचीफ, यानी इनके अंदर बहुत शैतानी भरी हुई है। ये जो कैरेक्टर है रॉबिन गुडफेलो इसके अंदर बहुत ज्यादा शैतानी भरी हुई है। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीजें करके बहुत इंजॉय करता है। और ये क्या करता है छोटी छोटी चीजें, ये बहुत ही समझ लीजिए कि बड़ा ट्रिकस्टर है, मैजिकल पावर इसके अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे आप जब टेम्पेस्ट प्ले की बात करें तो टेम्पेस्ट प्ले में एक कैरेक्टर है, आप सभी को मालूम है ना, जो मैजिक करता है किसकी तरफ से, प्रास्पेरो की तरफ से। तो एरियल जो कैरेक्टर जो काम टेम्पेस्ट में कर रहा है प्रास्पेरो की तरफ से, वही सेम काम आपका रॉबिन गुडफेलो यानी पक कर रहा है ओबेरॉन की तरफ से इस पर्टिकुलर प्ले में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ये बात एक कंपैरिजन है, थोड़ा सा ये हालांकि कहीं दिया नहीं था लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में आया और एकदम सही चीज है। दूसरी बात ये है कि ये प्ले में क्या क्या कर सकता है इसकी जान लो भाई, इसके अंदर मैजिक में कितनी पावर है ये जान लो। तो ही हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैजिकल एबिलिटीज, इसके अंदर हर प्रकार की मैजिकल एबिलिटीज है। क्या क्या है, फ्रॉम चेंजिंग शेप, ये तो एक शेप बहुत तेजी से चेंज खुद भी कर सकता है, दूसरे का भी चेंज कर सकता है। टू टर्निंग इनविजिबल, खुद इनविजिबल हो सकता है, दूसरे को इनविजिबल करा सकता है। टू एज्यूमिंग डिफरेंट पीपल्स वॉइसेस, और ये तमाम लोगों के वॉइसेस भी एज्यूम कर सकता है। ठीक है, उनकी वॉइस में बोल सकता है। टू ट्रांसफॉर्मिंग अ मैन्स हेड इनटू एस हेड, और एक मैन के हेड को ये एस के हेड में बदल सकता है, गधे के हेड में बदल सकता है। अब चूंकि एस लिखा है क्योंकि एस के इसने बदला है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन फिर यहां ध्यान देना है कि इसका मतलब ये डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स के हेड में बदल सकता है। तो इतनी ढेर सारी इसके पास पावर है और उस पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस प्ले में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आप अगर कह दें कि अगर जो प्रास्पेरो का प्ले है टेम्पेस्ट की बात करें, अगर उसमें आप एरियल के रोल को हटा दें तो आपको लगेगा कि वो तो कोई प्ले बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि एरियल ही सब कुछ कर रहा है। सेम उसी तरह इस प्ले में भी अगर पक को हटा दें तो पक के बिना फिर मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए पक को आप बहुत ही मेजर कैरेक्टर बोल सकते हैं। फिर एक दूसरा कैरेक्टर है निक बॉटम, ये कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशे से जैसे ये लेबरर हैं, कुछ लेबरर हैं। इस प्ले में होता क्या है कि आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा कि ये जैसे आपने हैमलेट पढ़ा है तो हैमलेट में प्ले विद इन प्ले है कि नहीं है, प्ले विद इन प्ले है। उसी प्रकार से ये आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर प्ले हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर प्ले होने जा रहा है। तो ध्यान रखना कि इस प्ले के अंदर जो प्ले होने जा रहा है वो बहुत ही फेमस एक प्ले है जिसका नाम है पिरामस एंड थिस्बी। ठीक है, दिस्बी। तो ये जो पिरामस एंड दिस्बी है, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, ये एक ओविड की स्टोरी है। ये ओविड का मेटामॉर्फोसिस है, वहां से स्टोरी ली गई है। और वहां की स्टोरी को ये लोग यहाँ पे उनकी जो स्टोरी है लव स्टोरी है स्पेशली, और ये बहुत ही ट्रेजिक लव स्टोरी है। उस लव स्टोरी को जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये क्या करेंगे आप समझ लो, एक समूह है लेबरर्स का। ठीक है, और ये लोग को ये काम दिया गया है कि आप लोग को एक शादी होने वाली है, जो कि ड्यूक है यहाँ पे, अभी उनका भी नाम आएगा। तो ड्यूक की शादी होने वाली है एक क्वीन से। ठीक है, अमेजन के क्वीन से, उनसे शादी होने वाली है। और उस शादी में ठीक है रात में जो प्रोग्राम होना है वो प्रोग्राम के रूप में यही वाला एक प्ले जो है उसको इनेक्ट किया जाना है, पिरामिस एंड दिस्बी। और इस प्ले को इनेक्ट करने का काम जो है ये ग्रुप ऑफ लेबरर्स को दिया गया है, और उसी ग्रुप ऑफ लेबरर्स में एक है जिनका नाम है निक बॉटम। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, कुछ लोग हाँ, तो ये जो प्रेजेंट करने वाले हैं, तो ये निक बॉटम जो है ना, ये लोग सोचते हैं कि हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब होने वाली है शादी उसके एक दो दिन पहले से लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आप ध्यान दें कि ये शादी और सारा जो प्ले है उसका प्लॉट जो है एथेंस में है। कहां पे हो रहा है सब कुछ? एथेंस में। और एथेंस के पास में एक बहुत ही बड़ा जंगल है। उस जंगल में ये लोग सोचते हैं कि ये थोड़ी सी दूरी पर रहेगी, यहां हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखना कि जितने भी लेबरर्स हैं, ये एथेंस के पास वाला एक वुड्स है, जंगल है, वहां पे आके ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ओविड की जो स्टोरी है मेटामॉर्फोसिस, उसमें से ये ट्रेजिक स्टोरी है, वहां से लिया गया। इतनी बात ध्यान रखना, या ओविड से सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि ओविड ने लिखा है कोई स्टोरी, वहां से लिया जा रहा है, उसी को ये लोग प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब यहां ध्यान दो, ये जो बॉटम है ना, ये कहा जाता है जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानते हैं।
ठीक है। अब उनके अंदर उतना टैलेंट है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो टैलेंटेड मानते हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉटम के कैरेक्टर को तुलना करूं, हालांकि उतना तो ज्यादा तुलनात्मक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिल्म से यदि मैं तुलना करूं तो एक मैंने मूवी देखी थी, और वो मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी, बाहुबली। तो बाहुबली जो सेकेंड पार्ट उसका आया था, उसमें एक कैरेक्टर है जो कि जो हीरोइन है उसी का कोई रिलेटिव है, उसको बहुत चाहता है और हर समय अपने आप को दिखाता है कि वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। लेकिन वो रहता नहीं है वास्तव में, बहुत ही डरपोक टाइप का कैरेक्टर रहता है। तो बस ऐसे ही समझ लो कि ये कैरेक्टर अपने आप को हर समय ये प्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर ये कोई भी काम कर सकता है, इसके अंदर एक्टिंग स्किल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चूंकि एक्टिंग की बात हो रही है तो ये कह रहा है कि मैं तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा कि जो पिरामस है, यानी जो इसका हीरो है, वो कैरेक्टर मेरे को दे दो, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा हूं जो इतना बड़ा कैरेक्टर को अच्छे से कर सकता हूं, पहली चीज। दूसरी बात ये कहता मैं सिर्फ पिरामस को ही नहीं, चाहे जिस कैरेक्टर को दे दो मैं सबको कर लूंगा। तो इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और उसी कॉन्फिडेंस के दम पे ये सबको कन्विंस कर लेता है कि ठीक है, पिरामस का जो कैरेक्टर है किसको दिया जाना चाहिए, बार्टन को दिया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, प्ले विद इन द प्ले आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ ऐसे लेबरर्स हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टर का रोल करेंगे। किस प्ले के कैरेक्टर का रोल करेंगे, पिरामस एंड दिस्बी के। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो कि अभी हम दिखाएंगे आपको कि कौन सा कैरेक्टर इस पर्टिकुलर प्ले में कौन कौन से रोल कर रहा है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो, ये जो पिरामस एंड दिस्बी की स्टोरी है, तो बहुत से मूवीज आपको याद आएगा, इंडिया में सौदागर मूवी है, ठीक है। सौदागर मूवी में क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार जो कर रहे हैं, उनको बाद में पता चलता है कि उनके पापा और इनके पापा दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो फिर उनका प्यार मिल नहीं पाएगा एक दूसरे से। तो ऐसा मूवी में भी होता है, ऐसा यहाँ भी है। तो पिरामस एंड दिस्बी में क्या होता है कि दो लवर हैं, एक है पिरामस जो कि मेल है, दूसरा है दिस्बी, ठीक है, ये फीमेल है। ये कहाँ रहते हैं, ये बेबीलोन ये भी समझिए एक प्लेस है मिस्र का, वहां ये लोग रहते हैं, ठीक है। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम सीइंग ईच अदर बाय देयर फैमिली, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए उनकी जो फैमिलीज है उन्होंने उनको फॉरबिड कर दिया है कि तुम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। अब कोई बता सकता है कि कोई मना कर रहा है कि मिल भी नहीं सकते हो, फिर भी एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टेक्निक लगाया गया मिलने का। एनीवन ये देखो कैसे मिलते हैं। होता कैसे है कि ये लोग जहां रहते हैं ना, वो एडजॉइनिंग रूम रहता है, ठीक है, यानी एक दूसरे के बगल में ही घर बना हुआ है, और जो बीच में दीवार है ना, उसके बीच में क्रैक है। क्रैक मतलब छोटा सा छेद है या स्पेस है, तो उस स्पेस की वजह से ये लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। अब जो है ये वॉल में जो थोड़ा सा क्रैक है, ठीक है, उसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और फिर ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग अब भाग चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलोप कर जाते हैं, और ये लोग भागने का प्लान करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये लोग भाग रहे होते हैं, तभी एक मतलब इन्होंने प्लान किया था कि इस प्लेस पे आ जाना, और जिस प्लेस पे ये लोग पहुंचते हैं तभी उसी दौरान दोनों एक साथ नहीं पहुंचते हैं। अगर आप इसकी स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, और आप में से जिस किसी ने भी अगर एक और स्टोरी पढ़ा हो, रोमियो एंड जूलियट, तो वहां यहाँ की स्टोरी, बल्कि आप ये कह लीजिए, अक्सर ये बोला जाता है और ये सही भी है कि ये जो प्ले है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये प्ले जो है एक साथ में रोमियो और जूलियट के साथ में ही लिखा गया था, क्योंकि दोनों का जो प्लॉट है ना, वो लगभग काफी हद तक कुछ प्लॉट कॉमन है। जैसे रोमियो एंड जूलियट का जो प्लॉट है, वो जो पिरामस एंड दिस्बी की स्टोरी है, लगभग सेम स्टोरी है, ठीक है, मिलने वाला, और सेम यही इंसिडेंट घटता है। हालांकि शेक्सपियर के इस प्ले में ये चीज नहीं है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि ये अभी रोमियो एंड जूलियट भी अपने माइंड में रखिएगा, और अक्सर ये चीज कहा जाता है कि कौन सा प्ले किसके बाद आया, कई बार क्रम लगाने के लिए आता है ना, तो रोमियो एंड जूलियट के ठीक बाद ये प्ले लिखा गया है, ठीक है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम स्टोरी कुछ ऐसा ही बताता है हमें, ठीक है। तो एक बात ये भी अपने माइंड में रखना, नोट करने वाले नोट कर लें कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है जस्ट हैज बीन रिटन जस्ट आफ्टर रोमियो एंड जूलियट। अब ध्यान दे, अब जो यहाँ पे स्टोरी चल रही है कि ये लोग कहते हैं भाई एक प्लेस पे आके हमें मिलना है, तो उस प्लेस पे क्या होता है कि भाई पहुंचते हैं, ठीक है, जो प्लेस है उस प्लेस पे सबसे पहले कौन पहुंच जाता है, ठीक है, जो हमारी हीरोइन है वो सबसे पहले उस प्लेस पे पहुंच जाती है। और बहुत दुख की बात है कि जब हीरोइन पहुंचती है तो अभी उसी दौरान एक लॉयनेस आ जाती है, ठीक है। अब लाइनस जो है उसके मुंह में जो है आप देखेंगे ब्लड लगा हुआ है, तो ब्लड लगा हुआ है, और जो हमारी हीरोइन है जब ये देखती है कि इसके मुंह में ब्लड लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर जाती है, और वो सोचती है कि जो उसका हीरो है यानी पिरामस, उसको इस लाइनस ने मार दिया है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और डर के वहां से भाग जाती है। और जब वहां से वो भागती है, तब देखो क्या होता है। तब उसके बाद से जो है भागने के दौरान वो अपने क्लॉक को, यानी जो एक और कपड़ा ऊपर पहना जाता है, उस कपड़े को वहीं पे गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद हमारा हीरो आता है, और हीरो क्या देखता है, वो फिर लाइनेस को देखता है, उसके मुंह में ब्लड लगा है और वहां पे क्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो अब हीरो के माइंड में ये लगता है कि एकदम पक्का हो ना हो इस लाइनेस ने मेरी हीरोइन को जो है यानी दिस्बी को मार दिया है और उसको खा लिया है।
और ऐसा सोच के ये क्या कर लेता है, ग्रीफ में अपने आप को स्टैब कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टैब कर लेता है। स्टैब समझ रहे हैं सब लोग ना? यानी अपने आप को जो भी उसके पास तलवार या चाकू है उससे मार देता है अपने आप को, ठीक है। और ये बेचारा मर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद से हीरोइन आती है और जब वो देखती है कि उसका लवर की बॉडी डेड पड़ी हुई है तो वो भी अपने आप को तुरंत क्या कर देती है, मार देती है, ठीक है। तो अब ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं, सेम यही स्टोरी आप देखेंगे, मतलब थोड़ी सी स्टोरी लाइन में चेंज है, लेकिन सेम इसी तरह की घटना रोमियो एंड जूलियट में हुआ है। कि पहले जो है हीरोइन आपको किस तरह से आप देखते हैं कि उसने अपने आप को बेहोश किया हुआ है इस तरह से कि मतलब एक प्रिटेंड कर रही है कि उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और रोमियो ये देखता है तो सोचता है कि उसकी हीरोइन जो है मर चुकी है, जूलियट मर चुकी है, और वो खुद जो है पॉइजन पी के मर जाता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, जब वो जगती है और देखती है कि ये मर चुका है तो फिर वो भी बेचारी मर जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो जान चली जा रही है, ये थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करनी है हम लोग को। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये लोग भाई एक ट्रेजिक स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हैं और इसका हीरो बनने वाला है बॉटम। इसने सबको कन्विंस कर लिया है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत सी इसकी बुराइयां भी हैं, आप ध्यान रखना। ये जो कैरेक्टर है पूरी तरह से इसको फनी कैरेक्टर बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? फनी कैरेक्टर। और उसके तमाम रीजन है। उससे पहले ये समझ लो कि ये पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट कैरेक्टर है, बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है। ना तो इसको अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, जो लाइन बोलता है उसे भी नहीं समझ है कैसे बोल रहा है, और थिएटर की तो कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन बस अपने आप को शो बहुत कर रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये फनी कैरेक्टर क्यों बन जा रहा है इस प्ले में, इसका रीजन समझो आप। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि जब व्यक्ति को पता ही ना हो कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, और अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करे जो है नहीं, तो है तो बिल्कुल नहीं कॉम्पिटेंट है, लेकिन अपने आप को हमेशा दिखाता है कि बहुत ज्यादा डायनेमिक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है। और इस तरह से ये एक्टिंग बहुत अजीब से करता है, ठीक है। जब इसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जोश में भर के और बिल्कुल कर रहा है गड़बड़ गड़बड़, ठीक है, तो वैसे ही कहानी समझ लो। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, और अचानक एक आ गया अच्छा चलो गाना गाओ। अब वो गाना ऐसा शुरू किया कि सबके फिर मतलब शटर बजने शुरू हो गए और सबने कान में उंगली डाली, लेकिन उस व्यक्ति को लग रहा है कि वो बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो ऐसा कई फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। तो फिलहाल कुछ ऐसा ही है। दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा इनकरेक्ट रेफरेंसेस करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एब्सर्डिटीज है जब भी ये बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमें इस प्ले में तब बहुत ज्यादा इनके ऊपर मजा आता है जब जो हमारा इस प्ले में जो पक जो है, जो कि क्या है, स्पिरिट ऑफ मिसचीफ है, ये जानबूझ के इनके हेड को चेंज कर देता है, डंकी के हेड में चेंज कर देता है। और जब ये डंकी के हेड में चेंज कर देता है तब भी ये रियलाइज नहीं करता है। सब लोग देख के हंसते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब इसे मूर्खी तो बोलेंगे, और ये खूब एक्टिंग कर रहा है, बड़ी बड़ी चीज है। और उससे भी ज्यादा हो जाता है कि जब वहां पे जो फेरीज की क्वीन है, फेरीज की क्वीन का नाम है टिटैनिया, ठीक है, अभी वो थोड़ी देर बाद हमें मिलेगी टिटैनिया। तो टिटैनिया जो है ये फेरीज की क्वीन है, और अभी एक मैजिक आपको पता चलेगा, उस मैजिक के द्वारा जो है ये अचानक इनके प्यार में पड़ जाती हैं, ठीक है। तब भी ये मूर्ख समझ नहीं पाता है कि इतनी सुंदर जो है लेडी हमारे प्यार में कैसे पड़ सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग अपने को शो नहीं करता, ये सोचता है मैं इतना डिजर्व करता हूं, है। तो अब इसलिए ये पूरी तरह से मजाक का पात्र बना हुआ है। कौन है? बॉटम। तो इसलिए दो कैरेक्टर बहुत ही, कभी कभी कुछ लोग मजाक और अपने ऊपर हंसा के भी प्ले का पूरा मतलब वो जीत लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक कैरेक्टर है बॉटम। उम्मीद है कि ये दोनों कैरेक्टर आप कभी नहीं भूलोगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर अगर इनसे कैरेक्टर से क्वेश्चन आएगा और सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसे पूछना है तो इन्हीं दो में से एक कैरेक्टर को लेगा। आगे बढ़ते हैं। और जो उसके बाद का कैरेक्टर है वो हर्मिया। हर्मिया को तो आप इतनी डोमिनेंट कैरेक्टर है कि भूल ही नहीं सकते आप। अगर आप फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो वैसे भी कॉमेडीज की जो भी इनकी हीरोइंस है बहुत ही अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही समझ लीजिए कि अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं। तो आप हर्मिया को भी पोर्सिया रोजालिंड की लाइन में खड़ा कर सकते हैं। बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही स्ट्रांग विल्ड है। अब होता क्या है, ये डॉटर है किसकी? एजियस की। और ये बिलबेड हैं, इनको दो लोग प्यार करने वाले हैं, लिसेंडर एंड डेमेट्रियस, ठीक है, दो लोग प्यार कर रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में प्यार किससे करती हैं? लिसेंड्रस से। ये समझने वाली बात है। अब होता क्या है कि इनके पिताजी जो है ना, पिताजी इनकी शादी कर देते हैं, शादी तय कर दे रहे हैं। यानी एजियस जो हैं इनके पिताजी, इन्होंने क्या कर दिया है, इनकी शादी तय कर दिया है किससे? डेमेट्रियस से। किससे तय किया है? ये यहां पे ध्यान रखना, डेमेट्रियस, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये जो हर्मिया है, तो ये जो हर्मिया है इनके पिताजी ने तो इनकी शादी तय कर दी है डेमेट्रियस से, लेकिन हर्मिया वास्तव में लव किससे करती हैं? लिसेंड्रस से। लिसेंडर से, लिसेंडर। अब होता क्या है कि इनके पिताजी अपने एकदम अडिग हैं, और उस समय एथेंस में एक रूल है कि लड़की को जहां भी शादी करना है वो अपने पिता की इच्छा से ही करना है। अगर वो पिता की इच्छा को नहीं मानती है और किसी और दूसरे के साथ भागने की कोशिश करती है या शादी करने की बात करती है, तो उस केस में उस लड़की को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नियम है, कानून है। यानी अब इससे क्या समझ रहे हैं आप कि शेक्सपियर ने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि वीमेन को तो कोई राइट ही नहीं था उस समय,
ठीक है। अब बताइए, पिता ने कहा इससे शादी करो, लड़की ने मना किया, तो फिर या तो शादी करे या तो फिर वो अपनी जान से हाथ धो ले। और यहाँ पे हमें ये देखने में बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि एक पिता अपनी लड़की को बार बार मरवाने के जिद पे तुला हुआ है। जो इजियस है, आप देखेंगे कि ऐसा बाप है कि इसके बस एक जिद है कि भाई मेरी लड़की शादी करेगी तो डेमेट्रियस से करेगी। अब इसने मना कर दिया तो अब एकदम बिल्कुल प्लान कर लिया है कि एकदम अब तुमको जिंदा नहीं रहना है। और ये बार बार डीप से कहता है कि देखो भाई मेरी लड़की ने ना कानून को तोड़ा, इसलिए इसको अभी जो एग्जीक्यूट करो, इसको डेथ सेंटेंस दो। ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, डेमेट्रियस से अब इसको हर्मिया को पता है। अच्छा, दो शर्तें थी, मैं एक दोनों बताना भूल गया। एक शर्त मैंने आपको बताया कि या तो शादी करे, अगर शादी नहीं कर रही है तो उसे नन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नन। नन समझ रहे हैं आप लोग ना, सभी लोग? सन्यासिनी जिसे बोल सकते हैं, यानी बिना शादी ब्याह के आपको किसी मठ में जाके रहना पड़ेगा, ईश्वर की भजन कीर्तन करनी पड़ेगी, शादी आपकी नहीं होगी। ठीक है। और बहुत ही आपको आस्टियर लाइफ जीनी पड़ेगी, बहुत ही कठिन। या तो फिर दूसरा आपको डेथ सेंटेंस मिलेगा, अगर वो भी नहीं करने के लिए तैयार हो तो अब जो है यहाँ पे ये कहती है, अब इतना ज्यादा इसका प्यार स्ट्रांग है, इतना ज्यादा ये लव करती है लिसेंडर से, और लिसेंडर भी इतना ज्यादा इनसे लव करता है, ठीक है, कि ये उसके लिए ये दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार है। ठीक है। वो कह रही हैं कि मैं, पहले कहती हैं कि मैं नन तो बनने का सोचती नहीं है, कहती हैं अब चाहे जो हो जाए मैं तो लिसेंडर से ही शादी करूंगी और जो होगा देखा जाएगा। तो ये इसलिए अब ये कैसे बच सकती हैं, तो लिसेंडर एक प्लान करता है, कहता है देखो मेरी बुआ पास में रहती हैं और वो जो जगह है वो एथेंस के कानून से दूर है, एथेंस का जो परिधि है जहां तक एथेंस का कानून लॉ लगता है उससे अलग है। ठीक है। तो वहां पे अगर हम लोग भाग जाते हैं और वहां पे जाके हमारी शादी हो जाएगी तो फिर एथेंस का नियम कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसलिए ये लोग प्लान करते हैं भागने का। ठीक है। क्लियर है स्टोरी सभी को? तो अब ये लोग भागेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या ये लोग पकड़ लिए जाते हैं, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी देखी, और क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी की डेथ होती है, ये तो बाद में देखेंगे। आ जाते हैं हेलेना पे। हेलेना कौन है? इसमें दूसरी हीरोइन है। तो दो हीरोइन है, दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट है। पहली है हर्मिया, दूसरी है हेलेना। लेकिन मुख्य हीरोइन का किरदार जो है हर्मिया ही अदा कर रही है। हेलेना है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। हेलेना को पहले, हेलेना जो है लव करती है किससे? डेमेट्रियस को। और डेमेट्रियस यहाँ पे एक दूसरे टाइप का पर्सन है जिसे कहते हैं इनकांस्टेंट इन लव। ये अपने लव में पूरी तरह से इनकांस्टेंट है और ये सबसे पहले हेलेना से ही प्यार करता था, लेकिन जब इसका मन भर गया, जो भी कह लो, उसके बाद इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया कि नहीं, अब हेलेना से प्यार ये नहीं करेगा और अब ये किससे प्यार करेगा? ये हर्मिया से प्यार करेगा। ठीक है। तो उसके बाद से जो ये हर्मिया को चाहने लगता है, और चूंकि हर्मिया के फादर ने इससे शादी भी तय कर दी है तो अब ये उसी से शादी करना चाह रहा है। अब हेलेना जो है बेचारी, जो कभी प्यार की है डेमेट्रियस से, उसने बदले में प्यार रिसीव भी किया है, ये बार बार उसके पास जाती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझसे ही शादी कर लो, लेकिन ये रेडी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब इसे तो शादी करना है हर्मिया से। ठीक है। दूसरी बात, अब हेलेना के अंदर इस वजह से क्या हो गया है, जो उसका लवर है उसने उसको छोड़ दिया है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि जो उसका लवर है वो बहुत बुरा व्यवहार करता है। कभी कभी जैसे लगता है कुत्तों की तरह व्यवहार, जैसे दूध दूध कुत्ते को भगाते रहते हैं, वो भगता नहीं है, तो कुछ ऐसे इसकी भी कहानी है। बार बार जाती है, वो भगाता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल भगती नहीं है और फिर भी बार बार जाती है। तो ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह से इसने मतलब धोखा दिया है और लगातार उसके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हेलेना के कैरेक्टर में हमको एक कमी भी नजर आती है। कि आपको पता होना चाहिए कि हर्मिया और हेलेना दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है, एक साथ पली बड़ी है, लेकिन फिर भी हेलेना जो है अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और ये तो आप जानते हो। तो अब डेमेट्रियस को पाने के लिए, आप सभी को पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हर्मिया और लिसेंडर कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? जब उसका बाप हर्मिया का रेडी नहीं है शादी कराने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने का, भागने का प्लान है। लेकिन ये बहुत चालाक लड़की, चालाक कह लो क्या मूर्खी कह लो, ये क्या करती है, सोचती है कि इतनी बड़ी घटना मैं बता दूं। किसको बता दूं? डेमेट्रियस को। तो डेमेट्रियस बहुत खुश हो जाएगा, और खुश होकर क्या कर देगा, हो सकता है इसके प्यार को मान ले, कहे कि कितनी मेरे प्रति कितनी ओबीडियंट है। तो ये क्या करती है, ये जाके बता देती है प्लान हर्मिया और लिसेंडर का जो प्लान है। ठीक है। और बदले में इसको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो डेमेट्रियस जानते ही कैसे है। ठीक है। फिर इनको दुत्कार के भगा देता है। अब ये कुछ नहीं पाती हैं और अपने फ्रेंड को इन्होंने बिट्रे भी कर दिया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हु बिट्रेज, मतलब अगर फ्रेंडशिप में बिट्रे करने की बात कहीं आ रही है या कोई कैरेक्टर हर्मिया को बिट्रे कर रहा है, तो वो कौन है? हेलेना है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद से क्या होता है, बस अब ये समझना कि ये भाई ये दोनों जाएंगे आगे आगे, और चूंकि जो है आपके डेमेट्रियस भी हेलेना को चाह रहे हैं, तो ये भी पीछे पीछे जाएंगे। कौन जाएंगे? डेमेट्रियस। और चूंकि डेमेट्रियस को कौन चाहता है? हेलेना भी पीछे पीछे जाएंगे। तो ये चार कैरेक्टर जंगल में अब थोड़ी देर बाद भागने वाले हैं जब स्टोरी शुरू होगी, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जंगल में पहले से कौन है, स्टोरी की आउटलाइन अभी से बन गई, जंगल में पहले से कौन है? जितने भी लेबरर्स का समूह है जो प्ले में इनैक्ट करने वाले हैं, सब पहले से वहां पे हैं। ठीक है। जिसमें बाटम एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ठीक है। और पक भी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बाटम को उसने एस बनाया है, तो वो भी यानी होगा। और ओबेरान भी होगा, क्योंकि उसका वो भाई वो है, ठीक है, मालिक है, ओनर है। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या होगा। फिलहाल अभी छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जंगल में कौन कौन है।
अब आगे आएंगे हम लिसेंडर के कैरेक्टर को। इसके कैरेक्टर को तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि लिसेंडर का कैरेक्टर ट्रू लव, जो मॉडल ऑफ ट्रू लवर होता है, कांस्टेंट लवर है, वो है। तो एक सच्चा प्यार करने वाला कोई है तो कौन है? लिसेंडर। तो लिसेंडर को आप मॉडल ऑफ ट्रू लवर, ट्रू लव कह सकते हैं, ट्रू लवर है इसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही ये एक्चुअली उस समय हमको दिखाई देता है कि हीरो अक्सर कई लोगों से प्यार करता है, लेकिन फिलहाल ये जो है एकमात्र एक ही इसका दिखाता है और बहुत सच्चा प्यार कर रहा है। यहां तक कि सोचो, हरमिया की जान जाएगी तो क्या इसकी जान बच जाएगी? भगा के जा रहा है, इसका मतलब इसकी भी जान खतरे में है, लेकिन ये डरता नहीं है क्योंकि इसने सच्चा प्यार किया है। ही रिस्क डेथ अंडर एथेनियन लॉ बाय कमिंग अप विद द प्लान टू इलोप इनटू वुड्स विद हर्मिया। ठीक है, तो भाई जान का खतरा इसके है, इसको भी है। एंड स्टेज फ्रॉम हिज लॉयल्टी टू हर्मिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव जूस। ठीक है, हालांकि बाद में ऐसा नहीं है, ये बाद में आप देखेंगे कि ये एक दूसरे कैरेक्टर को प्यार करने लगेगा, है ना। हालांकि वो स्टोरी में भी हम देखेंगे कि ये जो लिसेंडर है ये भी धोखा देगा। लिसेंडर धोखा देगा किसको? हर्मिया को। और ये प्यार करने लगेगा हेलेना को। तो हेलेना को प्यार करेगा तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये वास्तव में धोखा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्ले के शुरू में बोला है कि ये कैरेक्टर है पक, और मैजिक करने की वजह से ये हेलेना को प्यार करता है। तो अगर कहा जाए होशो हवास में इसने गलत काम नहीं किया भाई, तो इसलिए इसको एकदम मॉडल ऑफ ट्रू लवर बोलेंगे। डेमेट्रियस को आप पहले ही जान चुके हो कि ये भैया इनकांस्टेंट लवर है। इसके बारे में सब कुछ हम बात कर चुके हैं। एक इनकांस्टेंट लवर है, बिल्कुल भी अच्छा वाला लवर नहीं है। मौका देख के जहां देखा कि ये अब उससे सुंदर लड़की मिल गया, उससे प्यार करेंगे, उससे शादी करेंगे, तो ये बहुत ही चालाक टाइप का आदमी है। ठीक है, और पहले इसने हेलेना से प्यार किया, उसको रिजेक्ट किया, फिर अब हर्मिया से प्यार कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको कुछ नहीं हम, लेकिन यह है कि बाद में सही हो जाता है। अब सही क्या बोलेंगे, फिलहाल हेलेना के प्रति लास्ट में जो है इसका अट्रैक्शन फिर से वापस हो जाता है, और तभी प्ले जो है एक तरह से रिजॉल्व होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। तो बाद में हेलेना से प्यार करने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओबेरॉन। अब उन कैरेक्टर्स पे जाते हैं जो कि इस दुनिया के नहीं है, दो कैरेक्टर। ठीक है, वो कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है ओबेरॉन। ठीक है, ये ओबेरॉन कौन है? ये किंग ऑफ द फेरीज, ये फेरीज के किंग है। ठीक है, और टिटेनिया के हस्बैंड है। तो इनको बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ही अलग टाइप के कैरेक्टर हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या है, जब आप प्ले को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये विलफुल है। विलफुल का मतलब होता है बहुत ही जिद्दी होना, हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, सेल्फ विल। ये सिनोनिम बता रहा हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है विलफुल। तो विलफुल है बहुत ज्यादा। विलफुल का मतलब ये बहुत ही जिद्दी टाइप का कैरेक्टर है इनका, जो बात सोच लिया फिर वो इनको करना है। स्टबर्न है, ठीक है, हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट। तो अब क्या है कि ये जिद होने की वजह से ये सोचते हैं कि जो ये डिमांड करेंगे उसको मानना पड़ेगा। इनकी पूरी प्रजा इनकी बात मानेगी, और सिर्फ इनकी पूरी प्रजा ही नहीं, इनकी वाइफ को भी इनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अगर कोई नहीं मानता है तो फिर ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं उसको मनवाने का, और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये अपनी पत्नी के साथ इस प्ले में कुछ ऐसा ही करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, व्हेन ही इज एंग्री ही इज नॉट अबव यूजिंग मैजिक एंड लॉस टू मैनिपुलेट एंड ह्यूमिलिएट इन ऑर्डर टू गेट हिज वे। और जब ये गुस्से में आ गए, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे और ये गुस्से में आ गए, तो फिर ये मैजिक का भी इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट तरीके से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे उस पर्सन को। ठीक है, अलग अलग तरीके से स्टोरी बना के यहाँ जो भी। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हमको ये भी दिखाई देता है कि ये जो अपनी इनके पास पावर है, मैजिकल पावर, उसका इस्तेमाल ये सही दिशा में भी करते हैं, और इस प्ले में जो भी प्रॉब्लम है लव का, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात जरूर क्लियर है कि ये पर्सन के बहुत ढेर सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। आगे बढ़ते हैं, टिटेनिया की बात करते हैं। टिटेनिया भी जैसे आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि वो क्वीन थे फेरीज के, और ये फेरीज की क्वीन है। ठीक है, और ओबेरॉन की वाइफ है। अब टिटेनिया क्या है? टिटेनिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडिपेंडेंट है, विलिंग टू फाइट। ये किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी है। और स्पेशली ये किस लिए झगड़ा करते हैं? चेंजलिंग बॉय। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है यहाँ पे जो भी है। तो अब ये होता क्या है कि इसको जो है वो इनका अटेंडेंट है। अटेंडेंट हम लोगों ने कई बार एक पेज बॉय नाम का वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेज बॉय नहीं अटेंडेंट, यानी जो छोटी छोटी चीजें हमको जरूरत है हम इससे कहते हैं वो करता है। ठीक है, तो ये जो है चेंजलिंग बॉय एक इन लोगों के पास है। तो होता क्या है कि वो इनकी बात मानता है, टिटेनिया की बात मानता है, इन्हीं के पास रहता है। तो ये अचानक इस बात पे झगड़ा हो जाता है। ओबेरॉन कहते हैं कि ये लड़का जो है मेरे को दे दो, ठीक है, इसको मेरे को दे दो, मैं जिससे जो कहूंगा वो करेगा, तुम मान जाओ। तो वो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इससे नहीं दे सकती। इसी बात में बहस हो जाता है, और अब यहां पे ओबेरॉन ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं टिटेनिया को सबक सिखा के रहूंगा। ठीक है, और बात ये भी है कि वो सफल हो जाते हैं इस चीज में। तो कहीं ना कहीं इस प्ले को आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से पैट्रियार्कल प्ले है, यानी वीमेन को जो है हारता हुआ दिखाई दिया गया है इस प्ले में। ठीक है, तो बिल्कुल ये हार जाती हैं लास्ट में, और लास्ट में इनको जो चेंजलिंग बॉय है, पेज बॉय है, उसको ओबेरॉन को देना ही पड़ता है।
ठीक है, तो यानी इनका स्ट्रांग विल्ड होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। तो वो पावरफुल हैं, उनके पास ढेर सारी पावर्स हैं, ढेर सारी जो फेरीज हैं उनके कमांड पे रेडी है कुछ भी करने के लिए, फिर भी लेकिन जो ओबरान मैजिक अपना चला देते हैं उसके सामने उनकी सारी पावर फेल हो जाती है, उसका उनके पास कोई उपाय नहीं है, और फाइनली जो है प्ले में बहुत कुछ होता है जिसपे वो शर्मिंदा होती हैं और पेज बॉय को देने के लिए रेडी हो जाती है। अब बोलते रहा करिए, कहानी में बहुत डूब गए लग रहा आप लोग। अब आते हैं थेसस। अब इसको जो भी पढ़िए थेसियस पढ़िए, ठीक है। तो जो थेसियस है ये कौन है? ये ड्यूक ऑफ एथेंस है, ड्यूक ऑफ एथेंस, ये ध्यान रखना है। और ये फियंसी यानी इनकी शादी अभी नहीं, अभी सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है किससे? हिप्पोलिटा से। ये कौन है? ये ध्यान रखना, क्वीन ऑफ अमेजॉन्स, ठीक है, क्वीन ऑफ, अभी आगे ये भी हमें मिलेंगे अमेजॉन्स। अब ये अमेजॉन्स कौन होती हैं? ये उस समय बहुत ही फेमस, ग्रीक के समय की बात है, ग्रीक हिस्ट्री में जब आप जाएंगे ग्रीक मैथोलॉजी में, तो ये ऐसी वीमेन थी जो कि बहुत ही जो ट्राय हुआ था, वार ऑफ ट्राय, तो उसमें इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है और बहुत ही समझ लीजिए स्ट्रांग है, बहुत ही वारियर टाइप की मतलब वीमेन है, ठीक है, किसी से डरती नहीं है और सबसे ज्यादा इनको नफरत है प्यार से, ठीक है, ये किसी से प्यार वगैरह भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या हुआ है, जो क्वीन ऑफ अमेजॉन्स हैं इनको हरा दिया है कि किसने? जो थिएसस हैं, ये जाते हैं और इनको हरा चुके हैं और इसलिए अब जो है इनसे ये शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांग है, रिस्पॉन्सिबल लीडर है, कौन है? थिएसस हैं, और हु ट्राइज टू बी फेयर एंड सेंसिटिव, जो कि पूरी तरह से नियम कानून को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एथेंस के लॉ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान देते हैं कि जो इनका लॉ है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि पूरी तरह से ब्लाइंडली लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं, पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। तो ये बातें ध्यान रखना जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये सारी चीजें, क्योंकि आप जब देखते हैं जब एकदम प्ले एंड होने वाला रहता है और हम ये देखते हैं कि जब प्ले के एंड में पहुंचते हैं तो इनके जो हर्निया के फादर हैं वो इन चारों को देख लेते हैं। चारों लवर्स कौन कौन से वहां पे पड़े रहते हैं जंगल में? एक तो आपको पता है कौन, हर्मिया और लिसेंडर, और दूसरे कौन है आपके? दूसरे कौन है? हाँ, बहुत सही, तो डेमेट्रियस हेलेना। अब जब ये आते हैं फिर ये वही बात बोलते हैं, देखो लड़की ने मेरी कही बात नहीं मानी, इसलिए इसको क्या करो, फांसी दे दो, हैं? तो ये कहते हैं कि फांसी कैसे दे दूं? ये पूछते हैं भी तुम लोग किससे किससे शादी करना चाहते हो? तो वो सब एकदम अब रेडी हो चुके हैं। अब हेलेना रेडी है, सॉरी, अब डेमेट्रियस ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो रेडी हो गया हेलेना से शादी करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी एजियस तैयार नहीं है। वो कह रहे नहीं, ये मेरे कहे अनुसार शादी नहीं करी इसलिए इसको फांसी दो। तो कहते नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, नियम कानून है, लेकिन नियम कानून जो है ऐसे नहीं है, कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। तो इन्होंने नियम कानून को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है और जो चीज सही है वो करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इनके पिताजी के बात को टाला है और इन्होंने जब देखा कि भाई अब जो है डेमेट्रियस प्यार कर रहा है हेलेना से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर इन दोनों की शादी अब हो जानी चाहिए। और ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की शादी कहाँ होगी? जहां मेरी शादी हो रही है, यानी मेरी वेडिंग के साथ इन दोनों की भी वेडिंग हो जाएगी और इन लोग की वेडिंग एक टेम्पल में होने वाली है, ठीक है। तो वहीं पे इन दोनों की भी शादी होने वाली है। इतनी बात क्लियर होगी सबको? अब और कुछ माइनर कैरेक्टर हैं, बस उनको जान लो कौन कौन है। सबसे पहले हम हिप्पोलिटा को जानते हैं। मैंने पहले बताया कि क्वीन ऑफ अमेजन्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है थिएसस की फियंसी है, इनकी शादी होने वाली है, ठीक है, और बहुत ही बड़ी वॉरियर है, पहले मैं बता चुका हूँ, लविंग वुमेन है, ठीक है, कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डिसएग्री भी, ऐसा नहीं है कि जो कहेंगे इनके हस्बैंड वही मानेंगे, जो कहेंगे थिएसस वही मानेंगे, ऐसा नहीं है। जो इनको लगता है अपने हिसाब से वो करते हैं, अगर कुछ गलत है तो वहां पे चाहे थिएसस क्यों ना हो उनको भी समझाते हैं कि भैया शांत रहो, ठीक है। तो इनको शांत भी उन्होंने किया जब देखा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है किसी चीज पे हो रहा है तो बिल्कुल डरने वाली में से नहीं है। दूसरा एजियस को तो बिल्कुल मत बोलिएगा, हर्मिया के फादर हैं, बहुत ही जिद्दी टाइप के पर्सन है, इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, अपनी बेटी को मरवाना ही चाहते हैं एकदम, ठीक है, बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है, बहुत ही वेन, बहुत ही घमंडी है, अनकेयरिंग है, ठीक है, और अपने बेटी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, चाहे वो जितना कहे कि पापा मैं इनसे प्यार करती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। पीटर क्वींस, आप देखिए पीटर क्वींस कौन है? ये कारपेंटर, मैंने क्या बोला, लेबरर्स का जो समूह है ना, अब लेबरर्स के समूह देखो फटाफट आ गए, और इन लोगों ने क्या किया है कि इस प्ले में डिफरेंट, जो प्ले कौन सा प्ले है फिर बताओ जल्दी से फास्ट। तो सबसे पहला जो है कैरेक्टर, अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, हमने बॉटम से पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है, दूसरे कैरेक्टर कौन है? पीटर क्वींस, ठीक है। तो जो पीटर क्वींस है ये कारपेंटर है, और ये डायरेक्टर है इस प्ले के, जो ये प्ले लिखा गया है जिसपे एक्टिंग होनी है उसको लिखा इन्होंने है, और ये मेन राइटर है, ठीक है, लेबरर्स के वर्जन ऑफ प्रियामस एंड दिस वीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये क्या करते हैं, इनका पार्ट क्या है, इन्होंने जो प्रोलॉग है उसको इन्होंने प्ले किया है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, पीटर क्वींस डायरेक्टर है, कारपेंटर है, और साथ ही साथ जो है इस प्ले में इन्होंने प्रोलॉग को प्ले किया है, ठीक है। फ्रांसिस फ्लूट, ये कौन है? एक बेलोमेंडर है, इनका का ये इसमें क्या किए हैं, दिसबी जो हीरोइन है, ठीक है, दिसबी, उसका रोल किसने किया है? फ्रांसिस फ्लूट, ध्यान रखेंगे, हीरोइन का रोल बहुत ध्यान रखिएगा। इन दोनों का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, पीटर क्वींस का क्योंकि डायरेक्टर है, इसने लिखा है, और दूसरा कौन है? फ्रांसिस फ्लूट। अभी ध्यान रखना कि फ्रांसिस फ्लूट मेल है कि फीमेल है, ध्यान रखना मेल है, लेकिन इसे फीमेल रोल मिला है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। टॉम स्नाउट, ये कौन है? अ टिंकर, ये टिंकर का काम करते हैं और इन्होंने क्या प्ले किया है? पार्ट ऑफ वाल, इन्होंने वाल का रोल अदा किया है पिजामा सन दिस में, ठीक है। बस इन्हें ऐसे याद करना, ज्यादा इसमें दिमाग और तर्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्ले इन द प्ले के कैरेक्टर है, बहुत बड़ी बात है। देखिए प्ले इन द प्ले के कैरेक्टर्स को दिया गया है ना। हाँ अब ध्यान दीजिए, स्नग, स्नग कौन है भाई? अ ज्वाइनर। अब ये अलग अलग इनके जो भी प्रोफेशन है बस ऐसे याद कर लो। अब ये क्या है? ये कौन सा एक्ट कर रहे हैं? प्रोफेशन से कम चांस है पूछने का, बल्कि ये जो एक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो इन्होंने लायन का रोल अदा किया। जैसे मैंने बताया था ना कि स्टोरी में क्या होता है रियल स्टोरी में, इसीलिए मैंने बताया था। अब देखिए जब रियल स्टोरी बता चुका हूं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं हो रहा होगा इनके कैरेक्टर को समझने में। तो रियल स्टोरी में क्या है? लॉयनेस आती है और इनकी स्टोरी में लॉयन आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना। अब ये लॉयन का रोल किए हैं कौन है? स्नग है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा कैरेक्टर रॉबिन स्टारवेलिंग, ये कौन है? एक टेलर है। जितने भी प्रकार के प्रोफेशन है सब ला कर रख दिया गया है। डिफरेंट कैरेक्टर्स किस तरह ये डिफरेंट लेबरर्स हैं, डिफरेंट प्रकार के वर्क करते हैं, उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है शेक्सपियर ने, तो ये अलग चीज है यहाँ पे। अच्छा, हु प्लेज द पार्ट ऑफ मून साइन, मून साइन के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पता नहीं भैया क्या क्या है। अच्छा अच्छा, फिलोस्टेट, फिलोस्टेट क्या है? ये मास्टर ऑफ रेवल्स हैं फॉर थेसिस, जो भी प्लान हो रहा है, जो भी ये प्रोग्राम हो रहा है, उन सारी चीजों को प्लान करने वाले कौन है? अब देखो अगर देखा जाए तो प्ले को कौन कर रहा है प्लान? राइटिंग कौन किया है? प्ले का डायरेक्टर कौन है? देखिए एक टीम अलग हो गई कि उस वाले टीम का डायरेक्टर कौन है? पीटर क्विंस, ठीक है। और इसके अलावा जो ये प्ले को कौन लेके आएगा, कैसे क्या होगा, कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कितने बजे ऑर्गेनाइज होगा, ये सारा काम कौन करेगा? फिलोस्टेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत बोलना, ये इंचार्ज है, इसको सारा प्रोग्राम दे दिया गया है कि भैया तुम्ही को मैनेज करना है। एंकरिंग मत समझो, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फिलोस्टेट जो है इनको पूरा आयोजन का काम दिया गया। जैसे घर में किसी एक आदमी को शादी ब्याह रहता है तो काम दे दिया जाता है ना कि देखो शादी में जो है लता मंगेशकर आने वाली है, उनकी पूरी टीम आने वाली है, कुछ होने वाला है, तो तुम्हारा काम है पूरा आयोजन देखना, यानी कहाँ टेंट लगेगा, कैसे क्या होगा, है ना, ये सारा चीज, ठीक है। तो ये सारा काम कौन देख रहे हैं? फिलोस्टेट देख रहे हैं। अब देखिए ये चार कैरेक्टर बस ऐसे ध्यान कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इनको ध्यान रखना है। पीस ब्लॉसम, कॉबवेब, मोटे या मोट जो भी समझो, और मस्टर्ड सीड, ये जो चार कैरेक्टर हैं इनको याद रखना है, क्योंकि ये टिटैनिया के कौन है? टिटैनिया के फेरीज हैं, ठीक है, इनके फेरीज हैं, कभी इनका जिक्र हुआ है, बस इनका नाम बस ध्यान रखना है आपको। और बस एक ही ध्यान रखना है कि ये टिटैनियाज के फेरीज हैं। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि विच वन ऑफ नॉट, ओके, विच वन ऑफ नॉट इज टिटैनियाज फेरीज, तो इसमें से कोई तीन ऑप्शन होगा और एक कुछ उल्टा पुल्टा दे देगा, ठीक है। तो आपको आंसर याद होना चाहिए, तो इसलिए चारों बस याद कर लेना और कुछ नहीं ध्यान देना। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। आज मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं, देखता हूं अगर आप में से कोई कैरेक्टर का ट्रिक बनाएगा। देखिए गुरु का काम हर समय नहीं, गुरु ही सब करेगा, गुरु ने बता दिया है टेक्निक, है ना। अब आप में से यदि कोई मुझे कैरेक्टर का ट्रिक बना के दे देगा या ग्रुप में बनाता है भेजता है, अब अलग अलग लोग हैं, अगर ट्रिक बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि स्टोरी ऐसा बताएंगे आप भूलोगे नहीं, फिर भी आप इतने शेक्सपियर के प्लेज है ना कि कैरेक्टर इधर से उधर डिस्टर्ब किया करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कैरेक्टर का कोई ट्रिक बना लें और वैसे ही उसे याद करें, ताकि एग्जाम में भूले नहीं, है। अब स्टोरी पे आ जाते हैं, स्टोरी लाइन पे जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि स्टोरी खत्म हो जाए। बहुत सी चीज तो हमने कैरेक्टर को डिस्कशन के दौरान बता दिया है। अब देखिए, इन द पैलेस ऑफ एंशिएंट एथेंस, बहुत तेजी से पढ़ूंगा और उसमें बताता भी चलूंगा। ड्यूक थियेसस एंड हिज फियंसी हिप्पोटिया आर प्लानिंग देयर वेडिंग फेस्टिविटी व्हेन एजियस एंड एथेंसियन नोबलमैन अराइव्स, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस ये समझना है कि जो ड्यूक थियेसियस हैं और आपकी जो हिप्पोलिटा, दोनों लोग की शादी होने वाली है। इसी शादी में जो है अब उसी दौरान एजियस आते हैं, ये अपनी कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि देखो मेरी लड़की है, इसकी शादी होने वाली है, किसके साथ? डिमेट्रियस के साथ, लेकिन मेरी लड़की किससे प्यार करती है? लिसेंडर से, तो इसको क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ठीक है, वो कहते हैं ठीक है देखा जाएगा, अगर ये बात नहीं मानती है तो फिर इसको सजा दी जाएगी, ठीक है। अब वो अपने लॉ को बताते हैं, फिलहाल यहाँ थोड़ी थियेसस लॉ को बताते हैं। देखो लॉ क्या है, हर्मिया के सामने लॉ को रखते हैं, बताते हैं कि देखो यदि तुम बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, या तो तुम्हें नन बनना पड़ेगा और यहाँ फिर तुमको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तो बेहतर है तुम अपने पिता की बात को मान लो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, आपको मैं कहानी पहले भी बता चुका हूं कि हर्मिया पिता की बात को नहीं मानने वाली है, तो ये क्या करेगी? ये भगने का प्लान करेगी लिसेंडर के साथ और भग जाएगी, ठीक है। इसी दौरान जो है इस बात को किसको पता है? हर्मिया की बेस्ट फ्रेंड कौन है? हेलेना, उसको इन्होंने बता दिया है। हेलेना की बात पेट में बात पचने वाली नहीं है, क्योंकि उसको अपना लव चाहिए। उसका लव कौन है? डेमेटियस है, जैसे उसको चाहिए, इसलिए इस बात को बता देती है, ठीक है। अब ये लोग जंगल की ओर भागेंगे और पीछे पीछे ये लोग भी जाएंगे। इतनी बात पहले पैराग्राफ में, आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी को जल्दी लग रहा होगा तो बताना, पूरी कहानी मैंने कैरेक्टर के दौरान ही मैक्सिमम चीजें बता दी हैं। यहाँ पे हम स्टोरी के द्वारा बस अब डाउट क्लियर कर रहे हैं कि और क्या क्या चीजें हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब क्या है, अब यहाँ पे जब हम आते हैं एथेंस में, एथेंस से बाहर, ठीक है, तो हमें क्या मिलते हैं, एक लेबरर्स मिलते हैं, मैनुअल लेबरर्स, जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और ये डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक प्ले को डिस्कस कर रहे हैं। प्ले का नाम क्या है, पिरामस एंड दिस्बी। और आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इनको परफॉर्म करना है कहां पे, ड्यूक की वेडिंग में। क्लियर है सभी को? हाँ, जो बॉटम है, वेबर हैं, ये बहुत ढेर सारा रेडिकुलस अपने ओपिनियन रखते हैं और कहते हैं कि मैं कौन सा पार्ट अदा करूंगा, पिरामस का पार्ट अदा करूंगा। जो ग्रुप है वो सब एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, अब हमें रिहर्सल करना है। और कहां पे रिहर्सल करेंगे, फॉरेस्ट में, जो कि आउटसाइड एथेंस के है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं दूसरी चीज। अब यहां पे एक तीसरा प्लाट आ गया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो स्टोरी है ये ऐसा लगता है जैसे कई प्लाट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी आपने एक पहली कहानी उधर देखी, पहली कहानी में देखा आपने कि थिएसस और हिप्पोटिया, इन दोनों की शादी होने वाली है। फिर आप देखते हैं कि वहां पे थोड़ी देर में तुरंत आपको यूजियस पहुंचते हैं और अपनी लड़की की, और इन लोगों की कहानी आ जाती है, डेमेट्रियस, यूजियस, लिसेंडर की, हेलेना की। फिर आपने देखा कि एक तीसरा ग्रुप है, ये किसकी बात कर रहा है, एक प्ले को परफॉर्म करने की बात कर रहा है। इनकी पूरी अलग टीम है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कैरेक्टर्स में देखा। और ये देखिए चौथी स्टोरी आ गई, चौथा प्लाट आ गया। ये कौन है भाई, ये आपके ओबेरन है। ओबेरन, ओबेरन कौन है, ये किंग ऑफ फेरीज है, पहले भी बता चुका हूं। और ये अपनी क्वीन से लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं कि पोजीशन चाहिए। किस पे पोजीशन चाहिए, ठीक है, तो इस पे इन लोगों का बहस चल रहा है कि ये हमारे अटेंडेंट के रूप में चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो मना कर देती हैं टिटेनिया। तो अब ये क्या करते हैं, ओबेरन डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी वाइफ को पनिश करूंगा। ओबेरन ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि ओबेरन का कैरेक्टर ही ऐसा है, बहुत ही जिद्दी टाइप के हैं, विलफुल कैरेक्टर है। ठीक है, और इसलिए जो है, ठीक है, अब देखते हैं। तो अब इसके लिए किसके सहारा लेंगे, रॉबिन गुड फेलो का। रॉबिन गुड फेलो कौन है, उनको पक भी हम बोलते हैं। और ये कौन है, मिस्चीवस फेरी है। ठीक है, अब देखते हैं अब ये कैसे बदला लेंगे, ये समझने की बात है। अब यहां पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना है। ठीक है, एक मैजिकल जूस है। क्या है, एक जूस है। हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मैजिकल जूस है जो कि एक फ्लावर से निकलता है। ठीक है, तो उस जूस को ये कहते हैं जाओ तुम लेके आओ। और उस जूस की विशेषता क्या है कि वो जूस जिस व्यक्ति के आईलिड पे डाल दिया जाता है, ठीक है, वो पर्सन जब अपनी नींद से जगता है या जैसे अपनी आंखों को खोलता है, तो वो क्या हो जाएगा, टू फॉल इन लव विद द फर्स्ट थिंग ही आर सी सीज। और वो पर्सन जब भी, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो जैसे उठेगा और उसके सामने जो पहली चीज दिखेगी उससे वो प्यार करने लगेगा। तो ये मैजिक का कमाल होने जा रहा है है ना। तो अब जो पहली चीज दिखेगी उसी का कमाल होना है। अभी प्ले में पूरा यही होगा, मैजिक का कमाल होगा। जो अब ये जगह तरह तरह से कैसे डालेंगे जूस को, ये हमें देखना है। तब होता क्या है कि ओबेरॉन जो है, उसी दौरान एक चीज और देखते हैं कि जो हेलेना है, उसी दौरान, अब ये लोग जंगल में है, ठीक है, उसी दौरान आप देख रहे हैं कि डेमेट्रियस और ये पहले आपके दो लोग भाग रहे हैं। कौन कौन, दो आपके हीरो हीरोइन जो मेन वाले हैं, लिसेंडर एंड हर्मिया। उन्हीं के पीछे पीछे कौन भागता हुआ जा रहा है, डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस के पीछे पीछे कौन जा रहा है, हेलेना। हेलेना बार बार डेमेट्रियस से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मान जाओ, कहां भाग रहे हो, मेरे से शादी कर लो, है। लेकिन ये नहीं मानता, उससे दुत्कारता रहता है, अजीब तरह से बिहेव करता है। उसी दौरान जो है ये ओबेरॉन देख लेते हैं कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। इतनी सुंदर लेडी है, अगर चाह रही है किसी को, ये किसी और के पीछे पड़ा है जो इसको चाहती नहीं है। तब ये करते हैं, काम करो, ये अपने वाले उसको भूल के पहले कहते हैं काम करो, सबसे पहले तो हेलेना की मदद करो। अब हेलेना की मदद कैसे हो जाएगी, हेलेना की मदद कैसे हो सकती है भाई, एनीवन? हाँ बिल्कुल, डेमेट्रियस प्यार नहीं करता है, तो अगर हम डेमेट्रियस के आंखों पे जूस डाल दें, तो क्या हो जाएगा, फिर अगर वो हेलेना को अपने सामने देख लेगा तो हेलेना से प्यार करने लगेगा। अब देखते हैं होता क्या है, देखते हैं क्या हो पाएगा। ओके, अब ये कहते हैं कि काम करो भाई, पक से बोलते हैं कि जाओ लव जूस को तुम उस आदमी के आंखों में डाल दो जो एथेनियन क्लोथ पहना हुआ है। अब देखो, क्योंकि ये अब अलग तो पहचानते नहीं है, इन्होंने बस बोल दिया कि जाओ भाई। और चूंकि इन्होंने एक कैरेक्टर को देखा जो कि एथेनियन क्लोथ पहना हुआ था, और ये बोलते हैं ओबेरॉन देन स्नीक्स अप टू द स्लीपिंग टिटेनिया एंड ड्रॉप्स द पोशन ऑन हर आईज। तो ओबेरॉन जो है सबसे पहले तो टिटेनिया का वाला काम करते हैं, उसकी आंखों पे डाल देते हैं। ठीक है, अब ये जानो कि टिटेनिया के आंखों पे वो जो जूस ऑफ लव है पड़ चुका है। ठीक है, आगे आते हैं। एज ऑल दिस इज गोइंग ऑन, लिसेंडर एंड हर्मिया गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। अब इस दौरान जो है लिसेंडर, हर्मिया अचानक एक दूसरे को खो देते हैं फॉरेस्ट में कहीं पे। अब एंड फाइंड अ प्लेस टू स्लीप, और दोनों सो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक साथ नहीं सोए, अपार्ट है, मतलब कोई दूसरी जगह, ये दूसरी जगह है। ठीक है, उसी दौरान पक आते हैं और पक देखते हैं लिसेंडर को, और लिसेंडियर कपड़े पहने हुए थे एथेनियन। ठीक है, तो अब इसको यही इंस्ट्रक्शन मिला रहता है कि जो एथेनियन क्लोथ पहना है उसके आंख में डालना है। अब चूंकि जो ओबेरॉन है वो वास्तव में लिसेंडर को नहीं देखे रहते हैं, इसका मतलब वो अंतिम के जो दो कैरेक्टर हैं, यानी डेमेट्रियस और हेलेना, सिर्फ उन्हीं दोनों को देखते हैं, और एक कैरेक्टर जो एथेनियन क्लोथ पहना हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं जो एथेनियन क्लोथ पहना हुआ उसको डाल दो। अब जब ये पक जाते हैं तो इनको डेमेट्रियस की बजाय पहले कौन दिख जाते हैं, लिसेंडर दिख जाते हैं।
अब ये क्या करते हैं, लिसेंडर की आंखों पे जो लव जूस है उसको डाल देते हैं। अब उसी दौरान जो है फिर ये देखते हैं कि डेमेट्रियस भी यहीं पे कहीं है पास में, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं कि अब अभी ध्यान दो, अभी फिलहाल लिसेंडर फिलहाल जगेंगे, और लिसेंडर जगने के बाद से क्या करेंगे, इनके सामने इनको हेलेना दिख जाएंगी। अब यहां पे देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लिसेंडर जो है किससे प्यार करने लगेंगे, तुरंत हेलेना से प्यार करने लगेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है, क्योंकि अब ये गलती कर दी है पक ने गलती से डाल दिया है जो जूस है वो लिसेंडर के आंखों पे डाल दिया है। अब लिसेंडर जो है हेलेना से प्यार करने लगे। अब जब ये चीज पक को, जब वो हेलेना से प्यार करने लगते हैं, ठीक है, तो जैसे ये बात पक को पता चलता है ये तो गड़बड़ हो गया। तो हेलेना, अब हेलेना से जब ये कहने लगते हैं लिसेंडर कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो हेलेना को थोड़ी देर के लिए ये लगता है, ध्यान देना यहाँ पे, कि ये तो मेरे से मजाक कर रहा है। जो व्यक्ति इतना कांस्टेंट है लव में और सिर्फ हर्मिया से प्यार करता है, वो मेरे से कैसे प्यार कर सकता है। और ये सोचती कि मजाक कर रहा है, और वहां से वो चली जाती है गुस्सा होकर, ठीक है। अब जब हर्मिया जगती है तो बिल्कुल समझ नहीं पाती है कि लिसेंडर कहां चला गया। तो ऐसा ना हो कि उसने मुझे छोड़ दिया हो, और फिर ये भागती है बहुत तेजी से, उसको सर्च करने की कोशिश करती है। तो इतनी बात एकदम क्लियर है अभी सभी को, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चीजें कंफ्यूज कराएंगे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। अभी बीच में और स्टोरी आ रहा है, बस अभी इतना ध्यान देना है कि अभी लिसेंडर के आंखों में वो जो है जूस पड़ा है, और वो प्यार करने लगा है हेलेना से, और यहाँ पे जो है आपकी जो हीरोइन है वो ढूंढ रही है इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बीच में लेबरर्स की कहानी आगे। जो लेबरर्स हैं ये रिहर्स करते हैं अपने प्ले को, ठीक है, और वहीं पे जहां पे टिटेनिया वहीं पे सो गई है, थोड़ी देर वहीं पे वो सो गई, क्योंकि जंगल में रिहर्सल कर रहे हैं, वहीं पे टिटेनिया सोई हुई है। अब टिटेनिया जब उठेगी, लेकिन उससे पहले भी कुछ और घटनाएं घटेंगी। अब ध्यान देना, यहाँ जो पक है ये अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा था, ठीक है, ये कह रहा था मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा, लेकिन ये लाइन्स ही नहीं याद कर पाता है। लाइन्स या जो क्लूज इसको मिले होते हैं कि चलो उसे करो, तो ये नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो दूसरे कैरेक्टर हैं सब इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। और उसी दौरान जो है वहीं पे पक भी होता है, ध्यान रखना। तो वहां जब पक पहुंचता है तो पक को देख के और भी सब कैरेक्टर उसको भी मजाक उड़ाने लगते हैं, तो पक को गुस्सा आ जाता है, और पक क्या करते हैं कि जो आपका यहाँ पे कैरेक्टर है बॉटम, बॉटम के हेड को बदल देते हैं, ठीक है। बॉटम के हेड को चेंज करके किसका हेड कर देते हैं, डंकी का। अब ध्यान दो, अब बस स्टोरी यहीं पे आप क्लियर हो जाएगी। तो डंकी के हेड को कर देंगे। अब जैसे डंकी का हेड सब देखेंगे दूसरे कैरेक्टर, तो वहां से भाग जाएंगे, और जब भाग जाएंगे तो उसी दौरान क्या होगा, ये इनकी आंख खुल जाएगी। किसकी आंख खुल जाएगी, आपकी जो क्वीन ऑफ फेरीज हैं टिटेनिया, उनकी आंख खुलेगी, और ये अपनी आंखों के सामने किसको पाएंगी, किसको पाएंगे भाई, बॉटम को पाएंगे, और फिर ये बॉटम फॉल इन लव हो जाएंगे। तो बस इतना ही ध्यान देना था। तो अब आपने क्या देखा कि जो हमारी फेरीज की क्वीन है ये इस समय प्यार करने लगी है टिटेनिया। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान दो, जो टिटेनिया से प्यार करने लगी हैं, कौन, टिटेनिया प्यार करने लगी है बॉटम से, और इस समय बॉटम जो है इनका जो हेड है वो डंकी का हेड हो चुका है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही रहा, इसमें कोई दिक्कत है, ये जो मैजिक स्पेल हुआ है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ये चाहते थे कि ये थोड़ा सा भी परेशान हो, किसी दूसरे से इस तरह से बिना मतलब का मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे तब इनको पता चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ओबेरॉन अपने ट्रिक में बिल्कुल सफल हुए हैं, लेकिन एक जगह इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, और गड़बड़ी मिस्टेक हो गया पक्ष से, उसने गलत आदमी के आंखों में डाल दिया है। अब होगा क्या, अब आगे की स्टोरी में यहीं पे बता दे रहा हूं। जब थोड़ी देर बाद ओबेरॉन को यह पता चलेगा कि भाई गलत हो गया है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, तुम फिर से जूस को जाओ और आपकी बार किसकी आंखों में डालो, डेमेट्रियस की आंखों में डालो। तो ध्यान रखना कि पहली बार जूस किसकी आंखों में डाला गया है, लिसेंडर के आंखों में डाला गया है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया है। अब क्या हो गया, कहा गया कि तुम डेमेट्रियस की आंखों में डालो, तो अब देखिए डेमेट्रियस की आंखों में डाल दिया जाएगा। तो जब डेमेट्रियस की आंखों में डाला जाएगा तो ये मत सोचना आपकी बात कंफ्यूजन होगा। डेमेट्रियस को कौन, जब डेमेट्रियस उठेगा तो किसको देखेगा, एनीवन, हेलेना को ही देखेगा। अब यहां ध्यान दो, ठीक है। यानी जब डेमेट्रियस उठा तो उसने हेलेना को देखा, लेकिन अब की बार सही वाला जूस पड़ा है इसलिए। अब हेलेना मौके पे आ गई थी, ये सोचो कि हर्मिया नहीं आई नहीं तो और ज्यादा दिक्कत हो जाता, फिर तो शादी दोनों की अलग अलग हो जाती, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन अब हेलेना आ गई और इसकी बार अब की बार इन्होंने हेलेना को देखा है। तो अब ध्यान दो, अब क्या होगा बताओ। अब इसका मतलब एक लड़की है और चाहने वाले कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब इन दोनों में हो जाएगी लड़ाई, क्या होगी, लड़ाई। दोनों कहेंगे कि जो है हमको कौन चाहिए, हेलेना चाहिए। अब दोनों हेलेना को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, ध्यान दो। और उसी दौरान कौन आ जाएगी, हर्मिया। हर्मिया समझ ही नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। जो लिसेंडर मुझे इतना प्यार करता था वो हेलेना को कैसे प्यार करने लगा, और डेमेट्रियस जो हेलेना को चाहता भी नहीं था ये भी प्यार करने लगा है। तो ये बहुत ज्यादा इनके अंदर जेलसी और बहुत गुस्सा और बहुत हेट्रेड आने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है, और ये बहुत गुस्सा आने लगती है। अब इन दोनों की लड़ाई छोड़िए, ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं हेलेना को लेके, और यहाँ पे अब दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी हेलेना और हर्मिया के बीच में। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब हेलेना और हर्मिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब ओबेरॉन को लगता है ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो अब ये फिर अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करवाएंगे बॉटम के, उसके पक के द्वारा, और कहेंगे इन सबको जो है स्लिप में फिर से ला दो, और उसके बाद से इनके ऊपर से मैजिक पावर हटा दो। तो फिर ये सब सो जाते हैं मैजिक के द्वारा, और इन लोगों के ऊपर से मैजिक पावर हट जाता है।
ठीक है, बस अब स्टोरी यहीं पे एंड होने वाली रहेगी। ठीक है, अब ये लोग जब सो रहे हैं, जैसे ये लोग उठने वाले हैं, उसी दौरान जो है हंटिंग के लिए आए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन आए हुए हैं ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन फॉरेस्ट में आए हुए हैं कौन, थियेसस, हिप्पोलिटा एंड इजियस। ठीक है, ये लोग आए हुए हैं हंटिंग के लिए। और ये लोग अब किसको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लवर्स को देखते हैं, 4 स्लीपिंग लवर। 4 स्लीपिंग लवर आपको पता है कौन कौन है, लिसेंडर है, ठीक है, और वो चारों, उसमें नाम बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इजियस जो है फिर जैसे ही देखते हैं अपनी लड़की को, हर्मिया को, तो फिर इनके ऊपर इनका गुस्सा वापस आ जाता है। कहते देखो ये तो फिर गड़बड़ हुआ है, हमारी लड़की देखो मिल गई, ये भाग के आ गई थी, और इसको आप लेके चलिए, इसको फांसी की सजा दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थियेसस इनकी बात नहीं मानते हैं और ये कहते हैं, थियेसस सीज दैट लिसेंडर नाउ लव्स हर्मिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब ये जगते हैं तो जगने के बाद अब जो है लिसेंडर, इनका माथा सही हो चुका है और ये किसको प्यार करने लगे हैं, हेलेना को प्यार करने लगे हैं, और वो दोनों तो आपस में प्यार करते ही थे। तो इनका जो लव वाला प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है और ये डिसाइड करते हैं कि अब इनकी वेडिंग कहाँ पे होगी, अब मेरे वेडिंग के साथ ही इन दोनों की भी वेडिंग होगी। ठीक है, और इसी के साथ जो है आप समझ लीजिए कि प्ले जो है एंड होने के कगार पे है। बस लास्ट में क्या होगा ये समझ लो, सबसे लास्ट में क्या होगा कि जब शादी हो रही होगी, ठीक है, तो शादी में क्या होगा, जो बॉटम कैरेक्टर है, हाँ अब एक बात ध्यान देना, जब मैजिक हटा दिया गया है ना, तो जो आपका बॉटम है उसका जो डंकी का हेड था वो भी गायब हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अब डंकी का हेड गायब हो गया है, तो अब जो दूसरे कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं कि भाई बॉटम गया कहाँ, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बॉटम मिल गया और ये लोग लौट जाते हैं कि चलो भैया शादी में हम लोग को प्ले को करना है, और इस तरह से जो है सब पहुंच जाते हैं, प्ले होने लगता है। प्ले हालांकि बहुत ही रिडिकुलस है, बहुत अजीब सा है, क्योंकि आप जब समझ सकते हैं बॉटम जैसा कैरेक्टर मेन हीरो का रोल अदा करेगा तो फिर क्या होगा। तो प्ले जो कि प्ले बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसको उन्होंने ट्रेजिक को एकदम मजाक बना के रख दिया, बहुत बहुत ही भद्दा एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि शादी का अवसर है तो ड्यूक बहुत इंजॉय करते हैं सब लोग, हैं, और फिर उसके बाद जितने भी कपल्स उनकी शादी हो जाती है, और फिर उसके बाद जो फेरीज हैं वो आती हैं, ब्लेस करती हैं, और ये एंड हो जाता है प्ले। तो उम्मीद है सबको कहानी समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है पिछले लेक्चर में इस प्ले की जो स्टोरी है, समरी है, उस पर बात कर ली है, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उस पर बात कर ली है। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो आप देखिए कुछ सोर्सेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ सोर्सेज जो इसमें कमी है वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। तो देखिए जब सोर्सेज की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जैसे टेम्पेस्ट आपका प्ले है, एकदम टेम्पेस्ट की तरह ये भी प्ले क्या है कि थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप का है, मतलब पूरी तरह से किसी एक पर्टिकुलर जो है सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, कई सोर्सेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपसे बात किया जाए कि शेक्सपियर के जो ओरिजिनल प्लेज हैं जहां पे ज्यादा शेक्सपियर ने फैंटेसी का यूज किया है, ठीक है, तो एक तो सबसे पहला प्ले आएगा टेम्पेस्ट और दूसरे नंबर पे ये प्ले आता है मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, और भी कुछ चीजें वो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ आते हैं हम प्ले पे। तो देखिए अनलाइक ये तो बातें हमने बोल ही दी, अब देखते हैं कौन कौन से जो सोर्सेस हैं उस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसमें मेजर कैरेक्टर्स हैं, कुछ यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिया है, थियेसस एंड हिप्पोलिटा। तो ये जो 2 कैरेक्टर हैं थियेसस एंड हिप्पोलिटा, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो देखिए एक बहुत ही फेमस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ्स ऑफ नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स, ये एक जो है बहुत ही फेमस बुक है, शेक्सपियर ने इससे बहुत ज़्यादा जो है कॉपी करने की कोशिश की है, लेने की कोशिश की है। तो ये एक जो है ध्यान रखना है कि थियेसस एंड हिप्पोलिटा, ठीक है, इसके लिए एक ये सोर्स है। इसके लिए और भी कुछ सोर्सेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आप चासर के कैंटरबरी टेल्स पे आ जाएंगे, इसको आप लोग 1 बाय 1 नोट करते जाइए, जैसे हम कैरेक्टर बताएंगे और फिर बताएंगे कि कहां से किस बुक से किस पर्टिकुलर बुक से जो है उस सोर्स को लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किया कैरेक्टर की थियेसस एंड हिप्पोलिटा की, और इसके लिए जो सबसे पहला सोर्स है हमारा वो ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ्स ऑफ नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स, एक ये सोर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से जो दूसरा महत्वपूर्ण इसके लिए सोर्स है वो यहाँ पे लिखूं, एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेस है मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स। अब आपको यहां भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैंटरबरी टेल्स में भी ढेर सारे टेल्स है ना, तो एक किस टेल्स के अंतर्गत जो है थियेसस एंड हिप्पोलिटा की स्टोरी है, एनीवन कोई बता सकता है? तो इसमें कौन सा टेल है? नाइट्स टेल। ठीक है, तो ये नोट करते जाइए, कैंटरबरी टेल्स के अंतर्गत नाइट्स टेल है, जहां पे जो है थियेसस एंड हिप्पोलिटा की बात की गई है। थोड़ा सा समय नहीं मिला कि मैं आपके लिए उसको भेज सकूं, टाइप कर सकूं, मैं यहाँ पर लाइन पढ़ दे रहा हूं जहां पे बोला गया है, फिर इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। इसमें जो नाइट्स टेल है उसमें जो लाइन है वो मैं पढ़ रहा हूं, स्टोरीज ऑफ ओल्ड हैव मेड इट नोन टू अस दैट देयर वाज वंस अ ड्यूक कॉल्ड थियेसस, रूलर ऑफ एथेंस, लॉर्ड एंड गवर्नर. He had subdued the Amazons by force. Hippolyta, their queen, he took to wife and brought her home in solemn pomp and glory. तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है नाइट्स टेल की,
और उस लाइन में जो है ये बात कर रहे हैं थिएसिस की, और पूरी घटना जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से जो है ये जो अमेजन की किंग्स है, ये अमेजन की क्वीन है, कौन है, हिप्पोलिटा, उसको ये हराते हैं और हराने के बाद उसको लेके आते हैं अपने किंगडम में। ठीक है, तो ये था, ये मैं लाइन आपको भेज दूंगा जो मैंने लाइन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। तो ये सबको याद रहेगा। दो इसके अलावा जो है बस यही दो है मेजर। ठीक है, इन्हीं को ध्यान रखना है। तो ये हो गए। अब हम दूसरे कैरेक्टर पे आते हैं और मुझे एक पेज ले लेने दीजिए। अब जो दूसरा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, बॉटम। जो बॉटम का कैरेक्टर है ये कौन से सोर्सेस से लिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इससे लिया गया है। अब आपको पता है ये मेटामॉर्फोसिस क्या है, बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बहुत ही लॉन्ग पोयम है, इसे इपिक भी बोलते हैं, लॉन्ग पोयम है ये ओविड का। और इसमें इन्होंने बहुत ढेर सारे, शेक्सपियर ने कई चीजें यहाँ से कॉपी की है। तो सबसे पहले तो जो बॉटम का कैरेक्टर है उसको लिया है। इसके अलावा एक और मेटामॉर्फोसिस लिखा गया है, जब मैंने नावल बताया था तब आप सभी को बताया था। और वो जो मेटामॉर्फोसिस लिखा गया है वो ल्यूसियस ओपिलियस ने लिखा है। ल्यूसियस ओपिलियस, ठीक है। तो जो ये ल्यूसियस ओपिलियस ने लिखा है, कोई बता सकता है कि उसका सब टाइटल क्या है? मैं पहले आप सभी को बता चुका हूं, द गोल्डन एज। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो है ये एक पिकारिक्स नावल है। ठीक है, ये एक प्रकार का नावल है। हाँ, कहा जाता है कि ये फर्स्ट नावल है उस समय का, लैटिन या ग्रीक में लिखा गया। तो ये पिकारिक्स नावल है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग हमेशा ध्यान रखें। कहीं सर एक और मेटामॉर्फोसिस है, द मेटामॉर्फोसिस, जो कि फ्रेंच काफ्का लिखा है। हाँ, फ्रेंच काफ्का लिखा है, लेकिन उसका यहाँ रिलेशन नहीं था तो मैं बताना नहीं चाहता था। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तुरंत इन्होंने बोला है। एक और मेटामॉर्फोसिस है जिसको फ्रेंच काफ्का ने लिखा है। ठीक है, तो उसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, काफ्का। ये फ्रेंच राइटर हैं, और लेकिन उनके स्पेलिंग में संजू जी थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं सर, द मेटामॉर्फोसिस है, द मेटामॉर्फोसिस। हमने उसकी स्पेलिंग देखी ना, तो मेटामॉर्फोसिस स्पेलिंग में आई लगा हुआ है। ठीक है, तो वो स्पेलिंग चलो फिलहाल वो ज्यादा बहुत मैटर नहीं करता, बस मेटामॉर्फोसिस ही सब लोग ध्यान दें। तो मतलब अब देखिए, आपको बस ये ध्यान देना है कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोई चीज एक चीज से दूसरे चीज में बदल गई। तो हर स्टोरी, जो भी काफ्का की स्टोरी है वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप ओविड की स्टोरी देख रहे हैं यहां भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो ल्यूसियस अपुलियस की स्टोरी देखेंगे वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें ओविड वाले में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिससे उन्होंने लिया है। ठीक है, शेक्सपियर साहब ने। तो सबसे पहले तो आप बॉटम को ही देखिए। बॉटम क्या है? बॉटम अचानक जो है इसको, ये एस, इसका जो हेड है वो डंकी का हो जाता है, एस का हेड हो जाता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस हुआ कि नहीं हुआ? यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? एनीवन, अब का अफेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको बताना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टोरी सो दैट यू मे रिलेट टुडे व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सोर्सेस। ओके, तो ये लव का, अफेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सबसे आप देखें, रियलिटी में तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। कौन? डेमेट्रियस कभी करता था हेलेना को प्यार, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसने प्यार करना छोड़ दिया, बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहा है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन बाद में क्या हुआ? जब हम एंड में प्ले में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि चारों जो है स्लेप्ट हैं, और फिर उसके बाद से जब वो उठते हैं तो अब यहाँ पे सब कुछ सही है। जब आपके ड्यूक आते हैं, ठीक है, थिएसस, और उस समय ये देखते हैं कि अब सब कुछ सही हो चुका है। जब उनके फादर कहते हैं कि देखो हमारी लड़की जो है हमारी बात नहीं मान रही है, हम जिससे शादी करवाना चाह रहे हैं ये नहीं कर रही है, और ये जो है जिससे हम करवाना चाह रहे हैं इससे करना चाह रहा है लेकिन ये मना कर रही है। तो उसी समय हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, अब जो डेमेट्रियस है वो किसको प्यार कर रहा है? हेलेना को प्यार कर रहा है। और जो आपकी दूसरा जो हीरो है लिसेंडर, वो किसको प्यार कर रहा है? हर्मिया को प्यार कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात समझना है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये मैं तुरंत रोक के आपको बताना चाहूंगा। जो लव का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो मैजिक इन लोग को पोशन, मैजिक पोशन इनके आईलिड पे डाला जाता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा समझ लो फिर से एक बार बहुत बढ़िया से। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि आपने देखा कि दो आपके हीरो हैं, बहुत छोटे छोटे हीरो बन गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये दो आपके हीरो हैं, और एक कौन है? आपके लिसेंडर हैं, दूसरे कौन है? डेमेट्रियस हैं। अब लिसेंडर को अभी कौन चाह रहा है? हर्मिया चाह रही है। जो हमारी हीरोइन है हर्मिया इनको चाह रही है। दूसरी कौन है? ये बहुत ही सुंदर टॉल एक और हीरोइन है हमारी इस प्ले में, हेलेना। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहाँ पे। अब ये इसको चाह रहे हैं, और जो हेलेना है ये चाह रही है, अब ध्यान दो, ये चाह रहे हैं इनको। अब यहाँ मैं एरो लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये इनको चाह रहे हैं और ये इनको चाह रही हैं। सबको दिख रहा है क्लियर? अब हुआ क्या कि ये जो डेमेट्रियस हैं ये कभी चाहते होंगे
हेलेना को, लेकिन अभी प्रेजेंटली किसको चाह रहे हैं, ये हर्मिया को चाह रहे हैं। एरो दिख रहा है एकदम क्लियर। अब यहां पे दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो हेलेना है, एक तीर हमको हटाइए, जो मैंने वो वाला बताया, फिर से एक सेकंड यहां से हटाना पड़ेगा क्या। अच्छा चलो, ये ध्यान, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत। अब देखो यहाँ पे जो है ये हेलेना, मैं इधर से तीर लगा रहा हूं, हेलेना चाह रही है किसको, डेमेट्रियस को। अभी तक ये स्थिति बनी हुई है। एरो से सबको क्लियर है, एरो थोड़ा ज्यादा वो बन गया, बिल्कुल परेशान मत होना, एकदम क्लियरली देखना, देखिएगा आप लोग। लिसेंड्रस चाह रहा है किसको, हेलेना को, हेलेना चाह रही है लिसेंड्रस को, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेमेट्रियस चाह रहा है हर्मिया को, सॉरी मैं हेलेना बोल दिया गलती से, फिर से लिसेंडर चाह रहा है हर्मिया को, हर्मिया चाह रही है लिसेंडर को, और हर्मिया को एक और कैरेक्टर चाह रहा है डेमेट्रियस। अब यहां तक ये कहानी है। अब ये जंगल की ओर भागते हैं, क्योंकि अब हर्मिया के सामने एक प्रॉब्लम है कि हर्मिया के फादर एकदम बिल्कुल इनके पक्ष में नहीं है, और ये कह रहे हैं कि अब अगर तुम शादी नहीं करोगी तो दो में से एक चीज होगा, या तो तुम्हें नन बनना पड़ेगा, या तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी, तुमको मतलब डेथ सेंटेंस मिलेगा, दो में से एक चीज। और यहां तक कि ड्यूक के पास जब लेके जाते हैं तो ड्यूक भी यही चीज बोलते हैं। तो अब इसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब ये भागेगी किसके साथ, लिसेंडर के साथ। लिसेंडर का क्या प्लान है, तो टेरिटरी जो जहां तक इसके रूल लगते हैं एथेंस के, उस रूल के बाहर की जो टेरिटरी है वहां तो रूल लगेगा नहीं, तो ये सोचते हैं कि हम वहां भाग जाएंगे तो इस तरह हम वहां जाके शादी कर लेंगे। अब देखो ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन अब इसी दौरान जो है हेलेना जो है प्यार पाने के लिए डेमेट्रियस का जाके डेमेट्रियस को बता देते हैं, यानी अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग करती हैं, दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, चीटिंग करती हैं। अब डेमेट्रियस भी पीछे पीछे इन लोग के चले गए। हेलेना क्या है, हेलेना खूब प्यार करती है डेमेट्रियस से, तो ये भी पीछे पीछे डेमेट्रियस के चली जाती हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, ये बार बार इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई मान जाओ, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, जब वो किसी और को चाह रही है, मेरे से शादी कर लो। लेकिन वो इनको बार बार दुत्कार देता है, बिल्कुल भाव नहीं देता। तभी हमें कौन मिल जाते हैं, ओबेरान। जंगल में जब ये पहुंचते हैं तो वहां जंगल में हमें कौन दिख जाते हैं, ओबेरान। ओबेरान को ये हेलेना की हालत पे बिल्कुल भी मतलब बहुत अफसोस होता है, कहते हैं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। और अब ये क्या करते हैं, ये डेमेट्रियस को देखते हैं कि ये कौन से कपड़े पहने, एथेंसियन कपड़े पहने, यानी एथेंस वाले कपड़े पहने हुए हैं, और ये कहते हैं अपने जो सर्वेंट है प्लग, उससे बोलते हैं कि जाओ और तुम जो पोशन, मैजिक पोशन है वो इसकी आंखों में डाल दो, ताकि ये हेलेना को देखे और उससे प्यार करने लगे, ठीक है। तो अब यहां पे गड़बड़ी क्या हो जाती है कि ये मैजिक पोशन जाते हैं, डाल देते हैं किसकी आंखों में, डेमेट्रियस की बजाय किसकी आंखों में डाल देते हैं, लिसेंडर की आंखों में डाल देते हैं। और जब लिसेंडर की आंखों में डाल देते हैं तो लिसेंडर के सामने सबसे पहले कौन दिखेगा, हेलेना। अब वो हेलेना से प्यार, तो यहां पे आप देख रहे हैं जो अफेक्शन है, मैं कुल मिला के ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लव या अफेक्शन है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो लव इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसी पावरफुल लव की वजह से एक लाइन बोलते हैं, अगर वो लाइन किसी को भी पता हो, 2 दिनों से मैंने प्ले पढ़ाया हो, शायद आप लोगों ने कोई लाइन पढ़ी, बहुत ही फेमस लाइन है। ये बोलते हैं द कोर्स ऑफ लव नेवर डिड रन स्मूथ। ये लाइन याद कर लेना, आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, कई बार आने की संभावना है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। सबको लाइन समझ में आ रही है, एवरीवन कैन लिसन माय वॉइस। यानी जो लव का रास्ता है, जो लव का पाथ है, ये कभी भी जो है बहुत स्मूथ नहीं चलता है, ठीक है। यानी ये बहुत ही आसान नहीं होता है। जो प्यार करते हैं, जैसे लैला मजनू की कहानी है, हीर रांझा की कहानी है, तो लोगों ने कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो मतलब लव का रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये कहते हैं कि देखो हमको भी कष्ट हो रहा है, तो हमें इस कष्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि जो लव करते हैं, जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं, तो फिर उन्हें तो कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा, और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये इतना ज्यादा लव करते हैं लिसेंडर हर्मिया से, और इनको हर समय कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं। और हर्मिया भी हमारी बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव लेडी है, और वो बिल्कुल विरोध कर जाती हैं सबका, ठीक है। उनको अपने मौत का डर नहीं है, उनको अपने नन बनने का डर नहीं है, बस वो सोचती कि नहीं हमें तो सिर्फ लिसेंडर से ही प्यार करना है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लव का, ठीक है। और इस तरह से जो है आप किस तरह देख रहे हैं कि लिसेंडर जो है हेलेना से प्यार करने लगता है। अब क्या हो रहा है कि अब बाद में क्या होता है, दोबारा ये लिख भी लो सब लोग, लिसेंडर का है स्टेटमेंट, एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 1। ठीक है। अब आप लोगों में से, मैं आप में से किसी के द्वारा ये पूरे, आप में से देख रहा हूं मुझे, क्या कोई संजीव को छोड़ के, ठीक है, आप में से क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो आईलिड पे पोषण पड़ रहा है, ये कितनी बार कहां कहां पड़ रहा है। ये भी एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और किस प्रकार से आखिर ऐसा क्या होगा कि बाद में जो है डेमेट्रियस जो हेलेना को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और हेलेना से प्यार करने लगेगा। एनीवन, चलिए हम यहां पे बस कैरेक्टर का नाम लिख रहे हैं। देखो ये हमने लिखा लिसेंडर, ये लिखा डेमेट्रियस, और ये हमने लिखा है हर्मिया। और आप हमको बस बताओगे कि जब 5 टाइम पढ़ेगा तो कौन किससे प्यार करने लगेगा। तो देखो सबसे पहला रियल स्थिति में आते हैं। अभी कोई नहीं पढ़ा है, देखो अभी ये एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, और ये इधर प्यार कर रहा है, और ये इधर प्यार कर रही है। ये स्क्रीन पे एकदम क्लियर है सभी को। ये देखो, ये किसी भी लव, कोई भी मैजिक पोशन पढ़ने से पहले की कहानी है, ठीक है।
अब यही चीज देखो इस स्टोरी में, देखिए दो यही मेन कैरेक्टर हैं जो चार, ये दो जोड़े हैं, इन्हीं पे पूरी स्टोरी बनी है और इन्हीं को बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब आप हमें बताओ, अब पोषण का कमाल क्या होगा। पहली बार पोषण किसकी आंखों में पड़ेगा, तो अब लिसेंडर की आंख में पड़ेगा, तो देखो अब एरो हमारा चेंज होगा। फिर ध्यान दो, अब हम फिर एक बना रहे हैं, देखो ये पहला आपका एरो, एक सेकंड बस, एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, मेरे को बताएंगे, ठीक है। देखो ये लिसेंडर है, ये हम जितने बार रिलेशन बनना उतनी बार बना रहे हैं। ये हर्मिया है, पहला वाला हर्मिया HER लिख रहा हूं, दूसरा हेलेना HEL लिख रहा हूं। अब बताओ, अब जब पड़ जाएगा तो क्या ये बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये लिसेंडर इधर, देखो इधर ध्यान दो, ये लिसेंडर इधर प्यार करने लगेगा और डेमेट्रियस अभी भी प्यार करेगा किसको, इसी को प्यार करेगा, हर्मिया को। और लिसेंडर और हर्मिया किसको प्यार करेगी, लिसेंडर को। और हेलेना किसको प्यार करेगी, ठीक है। अब अभी ध्यान दो, अभी ये एरो सही है एकदम, सही है ना। अब तीसरे आए, अब बताओ अब की बार, अभी देखो एक बार सिर्फ पड़ा है, अब फिर मैं बना रहा हूं। अब मेरे को बताना कि अब क्या चेंज होगा। अब बताओ अब क्या होगा, अब की बार कहां पोषण पड़ेगा। अब तो एक मिनट, अब देखो कहानी चेंज हो गई। अब तो जो है लिसेंड्रस भी प्यार करने लगा, मतलब शो करने लगा हेलेना के प्रति लव, ठीक है। तो अब अगर ये हेलेना के प्रति लव शो करने लगा है और डेमेट्रियस हर्मिया के प्रति लव शो करने लगा है, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, क्योंकि रियल में तो ये प्यार करते नहीं है, लेकिन ये उल्टा हो गया। डेमेट्रियस को यहाँ पे फायदा है, क्योंकि डेमेट्रियस तो चालाक आदमी है, हेलेना से कभी प्यार करता था, अब हर्मिया से प्यार करने लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि हर्मिया तो नहीं चाह रही है ना डेमेट्रियस को, तो शादी तो अभी भी हो नहीं सकता। तो अब बताओ, अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक है। और अब की बार दोबारा लव पोषण कहाँ डाला गया, डेमेट्रियस के हाथ में डाला गया। तो अब डेमेट्रियस किसको प्यार करने लगा, हेलेना को प्यार। और ये लिसेंड्रस किसको अभी भी प्यार कर रहा है, अभी भी ये हेलेना को प्यार कर रहा है। अब ध्यान दो, अभी ये देखो तीसरा स्टेटमेंट है, और हर्मिया प्यार कर रही है लिसेंडर को, ठीक है, और हेलेना प्यार कर रही है डेमेट्रियस को। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी तो प्रॉब्लम है कि ये लिसेंडर भी प्यार कर रहा है किसको, हेलेना को। ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप फाइनल समझ सको। अभी भी ये लिसेंडर प्यार कर रहा है हेलेना को। तो अब बताओ अब क्या किया जाएगा। हाँ, तो अब क्या होगा कि ये जब इतना बवाल होने लगेगा, ठीक है, कि अब ये देखो ये भी प्यार कर रहा है हेलेना को, ये भी प्यार कर रहा है हेलेना को, तो अब ये बहुत ज्यादा हर्मिया अपसेट हो जाएगी और अब ये लोग आपस में लड़ेंगे हेलेना को लेके, और हर्मिया हेलेना आपस में लड़ने लगेंगे। तो जब ये इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तब ओबेरॉन क्या करेंगे, कहेंगे प्लग से कि एक फिर से मैजिक करो और इन सबको मैजिक के द्वारा सुला दो, और सबको सुला देंगे मैजिक के द्वारा। अब उसके बाद क्या होगा कि अब ये कहेंगे जितना मैजिक अभी तक तुमने किया था सब हटा दो, जो प्रभाव था उसको हटा दो। तो जब हटा देंगे तो प्रभाव से क्या हो जाएगा, अब लिसेंडर फिर से किसको प्यार करने लगेगा, हर्मिया को। लेकिन जब मैजिक हट गया तो डेमेट्रियस भी तो प्यार करने लगेगा, डेमेट्रियस तो हर्मिया से ही प्यार करेगा क्योंकि मैजिक हट चुका है। तो अब बताओ अब की बार फिर क्या किया जाएगा, फिर से जो है क्या किया जाएगा, फिर से जो है पोषण डाला जाएगा, मैजिक पोषण। और अब की बार मैजिक पोषण के द्वारा डेमेट्रियस की ही आंख पे पड़ेगा और अब की बार वो हेलेना को देखेगा, और इस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसका मैं स्केच, एक मेरे पास बहुत बढ़िया स्केच है, मैं आप सभी को भेज दूंगा। तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये एकदम 4 स्टेप में ये देख रहे हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है। उस समय जब मैं स्टोरी बता रहा था तो ये बात मैं क्लियर नहीं कर पाया था, फिर मैंने स्टोरी को सुना तो मुझे लगा ये बात छूट गया था। नहीं, टिटेनिया की मैंने बात ही नहीं की अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टिटेनिया का इनके रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है ना। जब वो मैजिक हटाता है ना, जब वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो जब ओबेरॉन प्लग के सहायता से मैजिक हटवाते हैं तो फिर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो वहां टिटेनिया जो है, जो प्यार कर रही है उससे, उसके आंखों में तो सिर्फ एक बार डाला गया था और उसकी वजह से वो बॉटम से प्यार करने लगती है। फिर उसके बाद से जब मैजिक हट जाता है तो पूरी कहानी सही हो जाती है। फिर बॉटम का जो हेड है उसको फिर से जो है ह्यूमन का हेड बना दिया जाता है प्लग के द्वारा। तो टोटल मतलब ये मैं इनकी स्टोरी बोला, ठीक है। अगर उसको भी मिला देंगे तो 5 टाइम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखना है 5 टाइम हुआ है, और कहां कहां कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरफ हम फिर से आ जाएं, और हमने देखा कि किस तरह जो है ओविड के किस तरह प्ले में जो उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस वो सार्थक हो जा रहा है, और सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी जो चीजें हैं वो मैं क्लियर कर दूं। हाँ, सबसे पहले तो बॉटम वाला आपने देखा, और उसके बाद जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं बॉटम का डंकी हेड के रूप में, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो लव अफेक्शन का है डेमेट्रियस एंड लिसेंडर का, वो यहीं से लिया गया है। और तीसरा एक क्यूपिड एरो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्यूपिड एरो, ये जो प्ले है ना, इस प्ले में बार बार रेफरेंस आएगा क्यूपिड के एरो का,
ठीक है। ऐसा माना जाता है कि क्यूपिड, आप सभी को पता है ना कि ये लव के कामदेव जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, यानी ये लव के देवता हैं, गॉड ऑफ लव। तो ये क्या करते हैं, ये अपना एरो जिसके ऊपर चला देंगे, ठीक है, वो व्यक्ति जो है दूसरे जिन दो लोगों के मतलब एरो चलाएंगे तो वो आपस में प्यार में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्यूपिड एरो की बार बार जो है बात की गई है प्ले में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन विच प्ले वी फाइंड द मेंशन ऑफ क्यूपिड एरो, तो कौन सा प्ले हो जाएगा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। और ये भी जो है क्यूपिड एरो के कॉन्सेप्ट को लिया गया है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। क्लियर है आप सभी को ये पूरी बात? आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारे पास लास्ट जो पेयर ऑफ कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है वो है ओबेरॉन एंड टिटैनिया। ओबेरॉन एंड टिटैनिया की हम बात करते हैं। बताओ भाई, ओबेरॉन एंड टिटैनिया की जब हम बात करेंगे तो कौन सा, चलो हम ही बता दे रहे हैं क्योंकि अभी तो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ अभी पढ़ाने उतनी पूछा जाए। तो रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क है, रॉबर्ट ग्रीन का एक फेमस वर्क है द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ। लिखिए, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, ठीक है, यहां से लिया गया है, कब पब्लिश हुआ था 1590 में, ठीक है। तो रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क है द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, वहां से जो है ओबेरॉन एंड टिटैनिया का जो है हमें मिलता है पहला जिक्र, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा हमें कहां मिलता है, तो फिर हम आ जाएंगे चासर के कैंटरबरी टेल्स पे, चासर्स कैंटरबरी टेल्स। और यहां पे जब हम आएंगे तो हमें चासर के कैंटरबरी टेल्स का एक और टेल है, फेमस टेल, मर्चेंट्स टेल, ठीक है। तो ये जो मर्चेंट्स टेल है, इसमें भी जो है हम इनका जिक्र पाते हैं, ठीक है, द मर्चेंट्स टेल। इसमें हम देखते हैं कि चासर जो है एक फेरी किंग और फेरी क्वीन के बारे में बात करते हैं जो कि आपस में क्वेरल करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इनका नाम नहीं आया है, लेकिन ये है कि ये ऐसे एक फेरी क्वीन और फेरी किंग के बारे में बात कर रहे हैं जो आपस में क्वेरल कर रहे हैं सेम प्रकार के इश्यूज को लेके, ठीक है। तो आप अब ध्यान रखेंगे रॉबर्ट ग्रीन और दूसरा चासर का कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, उसमें भी मर्चेंट्स टेल। क्लियर है सभी को? अब जो तीसरा जो है वो भी नोट करें, वही मैं बताने जा रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं। तो तीसरा जो है एक और है हुआन ऑफ बर्डियक्स, ठीक है, नोट कर लें, थोड़ी सी स्पेलिंग अजीब है। ये एक्स है लास्ट में, जो मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा दे रहा होगा। हुआन ऑफ बर्डियक्स, BORDEAUX, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। और इसमें जो है ये है क्या, सबसे पहले ये भी थोड़ा सा जान लें। तो ये क्या है कि ये मिडवल फ्रेंच रोमांस है, और ये रोमांस है लेकिन ये इपिक है, ध्यान रखना। तो ये मिडवल फ्रेंच इपिक कह लीजिए आप। और ये स्पेशली 13th सेंचुरी में, आप ध्यान रखना है कि मिडवल में कब, तो 13-14 सेंचुरी जो है मिडवल हिस्ट्री कहलाती है। तो ये 13th सेंचुरी में लिखी गई थी। इसके राइटर का नाम हमें नहीं पता है, तो ये 13th सेंचुरी में लिखी गई थी। और ये क्या है, एक इपिक है, यानी लॉन्ग पोयम है। इसमें क्या है, इसको रोमांस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें रोमांस के ढेर सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है सभी को? अब एक चीज और अभी आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, जो प्ले इन द प्ले है, प्ले इन द प्ले, ठीक है, प्ले इन द प्ले। ज्ञान है अजी अभी ग्रुप में? ज्ञान जी आप ये बताइए, प्ले इन द प्ले जो है उसका नाम क्या है? कौन सा प्ले इन द प्ले, कौन सा प्ले हो रहा है प्ले के अंदर? प्ले तो आपका मिडसमर नाइट ड्रीम है, उसके अंदर भी एक प्ले को रिप्रेजेंट किया गया है, वो कौन सा प्ले है? पायरमस एंड दिसबी, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और अगर इसकी भी मैं बात करूं, पायरमस एंड दिसबी की, तो ये भी कहां से लिया गया है? ओविड के मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसको भी चलो स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि जो ओविड का मेटामॉर्फोसिस है, ये जो पायरमस एंड दिसबी की सेम स्टोरी जो है, आप जब अभी बाद में रोमियो एंड जूलियट पाएंगे, कौन सा पाएंगे? रोमियो एंड जूलियट, तो लगभग सेम इसी प्रकार की स्टोरी है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब पायरमस एंड दिसबी की उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया था, तो उसी दौरान जो है रोमियो एंड जूलियट का कॉन्सेप्ट आया होगा, और शेक्सपियर ने लगभग इसी समय जो है रोमियो एंड जूलियट लिखा है। तो ये मैं ध्यान देने की बात है कि अक्सर रोमियो एंड जूलियट के बाद माना जाता है कि आपका मिडसमर नाइट ड्रीम आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस डेट में आया है, कब कब आपका ये प्ले पब्लिश हुआ है। इतनी बात देखिए, जितना भी अभी तक बेसिक चीजें थी आप लोग को क्लियर हो गई हैं, कहां कहां से कौन चीज लिया गया है, कौन सा कैरेक्टर कहां से लिया गया है, अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग। एनीवन नोट कर लिया है?
यस सर। हाँ चलिए, अब कुछ बहुत बेसिक चीजें आ जाते हैं की फैक्ट पे जो इस प्ले से रिलेटेड है। देखिए, टाइटल मिडसमर नाइट ड्रीम, कोई सब टाइटल की बात नहीं की गई है, और ऐसा माना जाता है कि कभी ये भी किसी वेडिंग के समय जो है प्राइवेटली जो है किसी वेडिंग के लिए प्लान किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, अब ये वेडिंग के लिए क्यों लिखा गया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एक वेडिंग का सीन है लास्ट में, और वेडिंग में ही एक प्ले को प्रेजेंट किया गया है, तो ऐसा मतलब माना जाता है। फिलहाल ये बहुत जरूरी नहीं, एग्जाम का आपके क्वेश्चन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कब लिखा गया है, तो हमेशा मतलब ये वाला डेट जो है 95 96 का डेट जो है अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि उसी के आसपास में लिखा गया। ठीक है, अच्छा ये कब पब्लिश हुआ है, तो पब्लिकेशन डेट आप लोग को बहुत सब जगह पे सही सही नहीं मिलेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो पब्लिकेशन है इसका 1600 है। क्या है? 1600 है। और ये किस एडिशन में आया है, आप में से कोई बता सकता है? एडिशन अगर हम बात करें तो जैसे जब बुक आती है तो उसके कई फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बहुत ही फेमस फॉर्मेट है, दो बहुत ही फेमस फॉर्मेट है, एक होता है क्वार्टो, एक होता है फोलियो। ठीक है, तो जब हम शेक्सपियर के प्लेज की बात करते हैं तो फोलियो एडिशन हम सभी को मालूम है 1623 में पहला फोलियो आया, दूसरा फोलियो कब आया? 1632 में। इसी प्रकार से दो फोलियो और आए थे, लेकिन जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो फर्स्ट फोलियो और सेकंड फोलियो से रिलेट करके पूछता है। अब ये फोलियो आने से पहले क्या कोई और प्रकार का भी एडिशन आता था? एनीवन? तो ये क्वार्टो क्या होता है, कोई बता सकता है? ये क्वार्टो क्या है जी? अब मेघा जी सही बोल रहे हैं, क्वार्टो में 8 बनेंगे, ध्यान रखना। होता क्या है ना कि पेज को आप पहले हाफ करो और फिर इस हाफ को भी हाफ हाफ कर दो, तो वो हो जाएगा क्वार्टो। समझ में आ रहा है? यानी टोटल पेज हो जाएंगे 8। ठीक है, और लीफ की बात करेंगे तो लीफ हो जाएंगे 4। अब यहां पे लीफ और पेज में अंतर सब लोग ध्यान देना। लीफ का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों तरफ का पोर्शन। क्लियर है सभी को? मेरी बात क्लियर हो रही है? लीफ का मतलब है कि एक पन्ना, जिसे हम बोलते हैं पन्ना, यानी एक ऊपर का भी नीचे का भी, वो हुआ लीफ। तो क्वार्टो में कितने लीफ होते थे? 4। पेज की बात करें तो कितने होंगे? 8। इसी तरह जब फोलियो की बात करेंगे तो फोलियो को आज के समय में जो बुक आती है आप उसे कह सकते हो कि फोलियो में आता है, मतलब बहुत से लोग फोलियो में बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जितने पेज हैं उनको बीचों बीच से आप वो कर दो, बस मोड़ दो और फिर उसे स्टेपल कर दो। ठीक है, तो वो फोलियो आता है। लेकिन बड़े बड़े बुक्स फोलियो में नहीं आ सकते हैं, जो छोटी छोटी बुक्स हैं वो फोलियो में आते हैं, क्योंकि स्टेपल बहुत आसानी से उसमें बीच में हो सकता है। मोटी बुक्स को तो काट के ही बनाते हैं। तो ये जो फोलियो एडिशन है इसमें क्या होता है, पेज को बस 2 पार्ट में मोड़ दो। तो जब 2 पार्ट में मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कितने लीफ हो जाएंगे? बोलो भाई। 2 लीफ 4 पेज। हाँ, तो अब अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्वार्टो मतलब 4 लीफ 8 पेज, फोलियो मतलब 2 लीफ एंड 4 पेज, ये है। तो ये जो आप देखते हैं फोलियो के पहले हमेशा क्वार्टो, कई बार शेक्सपियर के कई प्ले क्वार्टो में आए हैं। ठीक है, तो क्वार्टो का मतलब यही है कि इस तरह से बुक के पेज जाते थे। तो जो देखना कि शेक्सपियर का ये जो पर्टिकुलर मिडसमर नाइट ड्रीम है, ये क्वार्टो एडिशन में 2 बार आ चुका है। सबसे पहले कब आया? 1600 में, और दूसरी बार कब आता है? 1619 में। तो एक तो 1600 हो गया और दूसरा कब आया? 1619 में। ये दोनों कौन सा एडिशन है? क्वार्टो एडिशन। और जो फोलियो एडिशन आप सभी को पता है 1623 में। क्लियर है सभी को इतनी बात? अब जो है जब लिटरेरी पीरियड की बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है रेनेसां शेक्सपियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। जब भी लिटरेरी पीरियड की बात होगी तो रेनेसां पीरियड होगा। ठीक है, ड्रामा आप सभी को पता है ये कॉमिक ड्रामा है। और सेटिंग क्या है? सेटिंग आप 2 सेटिंग पाते हैं, एक तो सिटी ऑफ एथेंस है और दूसरा सेटिंग क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, वो जस्ट आउटसाइड द एथेंस सिटी है ना। तो ये 2 आपको ध्यान रखना है, सिटी ऑफ एथेंस और दूसरा फॉरेस्ट। ठीक, बस कुछ चीजें यहाँ पे जो पैरेलल की बात हो रही है ये समझ लीजिए। मिडसमर नाइट ड्रीम की जब बात करते हैं तो इसके पैरेलल में कुछ चीजें हैं। तो पैरेलल में क्या है? शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखा। अराउंड द सेम टाइम ही रोट मिडसमर नाइट ड्रीम, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर मार्क्स ट्रेजिक लव स्टोरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। through the escapades of the lovers in the forest and the ridiculous version of Pyramus and Thisbe। ठीक है, अ ट्रेजिक रोमांस फ्रॉम मूवी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लव को मॉक करने की कोशिश की है शेक्सपियर ने अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि लवर्स किस तरह भाग रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से जो भगने की कोशिश की जा रही है तो उस तरह से, और उसके बाद से उनका जो लव का अल्टरेशन हो रहा है, बार बार चेंजिंग आ रही है, इधर से उधर कभी उधर से इधर। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज ये कभी मत भूलिएगा कि जो पिरामस एंड थिस्बी की स्टोरी है, मैं अचानक इसकी वीडियो देख रहा था तो वास्तव में सही इसको एकदम मॉकरी बना के रख दिया है। किसने मॉकरी बना के रख दिया है पिरामस एंड थिस्बी की स्टोरी को? अगर मैं मेजर कैरेक्टर की बात करूं, बॉटम ने किसका रोल अदा किया है? तो अब मुझे ये कोई बता दे कि थिस्बी का रोल किसने अदा किया है? फ्रांसिस फ्लूट। और आप ध्यान रखिए फ्लूट से, ठीक है, फ्लूट वर्ड अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फ्लूट। ठीक है, तो ये जो है फ्लूट ने रोल किया है थिस्बी का और पिरामस का रोल किया बॉटम ने, ये एकदम अपने दिमाग में हमेशा याद रखना।
और बहुत ही जितना घटिया तरीके से रोल हो सकता है उतना घटिया तरीके से करने की कोशिश की है इन लोगों ने, ठीक है। तो है ट्रेजेडी, लेकिन उसको एकदम मॉकरी बना के रख दिया है। तो ये जो है जो ट्रेजिक लव स्टोरीज हैं उसको बहुत ही मॉकिंग वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और जो भी लव है, जैसे आप देख रहे हैं कि उसके लव को किस तरह से अचानक जो है ओबेरॉन लव करता है अपनी वाइफ टिटेनिया से, और अचानक उसको किस तरह आप देख रहे हैं कि एक डंकी हेडेड पर्सन से लव करवाता है। तो लव को बहुत मजाक करने, कोई एक सच्चा लवर है बताइए, किसी की वाइफ अपनी ही वाइफ को कहेगा कि चलो भाई दूसरे से लव, उससे बदला लेने के लिए किसी मतलब ऐसी चीज से लव करवाने लगेगा, तो ये कोई सोच नहीं सकता। तो लव की माकरी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ऐसा इसके पहले, शेक्सपियर के पहले ऐसा नहीं हुआ था। शेक्सपियर ने एक अलग तरह से कन्वेंशन को तोड़ने की बात जो कहते हैं कुछ इस तरह करने की कोशिश की है शेक्सपियर ने इस पर्टिकुलर प्ले के द्वारा, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास बस इतनी ही रखते हैं। आप मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि जो अगर इस प्ले से क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरेक्टर पे, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि बॉटम एंड प्लग पे पूछा जाएगा। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से जानो। और इसके अलावा पिरामस एंड दिसबी के कैरेक्टर को किसने प्रेजेंट किया है या किसने रिप्रेजेंट किया है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि आपको इस प्ले से कोटेशंस बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे। मैं कोटेशंस अभी भेज दूंगा आप लोग को, और हो सकेगा तो उस पर बात भी कर लेंगे, ठीक है, कभी। लेकिन अभी जो है फिलहाल आपको टेस्ट देना है, तो आप लोग कोटेशंस को अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा। आपको उसकी मीनिंग नहीं समझना है, बस किसी तरह एनी हाउ आप ये रिलेट कर पाओ कि ये कोटेशन कब का है, किस सिचुएशन में बोला गया है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास बस इतनी ही रखते हैं।